हिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस, इतिहास का क्या इंपॉर्टेंस है। उसमें अभी देखिए, हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हम क्या बताते हैं अपने बारे में कि अच्छा मेरा नाम ये है, मैं फला जगह से हूँ, मैं यहाँ पैदा हुआ था। तो आप हमेशा अपनी आइडेंटिटी आज की जो आपकी है उसके लिए आपको हमेशा जो है पास्ट में रेफरेंस लेना पड़ता है। और ये जितना अपनी पर्सनल ज़िंदगी में जो है वो सच है, उतना ही ये आप अपने कार्य में भी आपके सच है कि चाहे वो किसी भी आप फील्ड में हो, और कंजर्वेशन की फील्ड में, वाइल्ड लाइफ की फील्ड में, फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में, इन सभी में जो है वो आपको पास्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ये समझें कि हम आज जहाँ पे आए वहाँ कैसे आए, क्यों आए, और आगे क्या हाँ हमको जाना चाहिए, क्या हमारे जो है वो हमने पूर्व में हमने क्या गलतियाँ की जिनको जो है वो हम सुधार सकते हैं, क्या हमारे अच्छे काम थे जिनको हम फिर से रिवाइव कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारा नया जो है वो पर्सपेक्टिव जो है वो आपको मिलता है पुरानी चीज़ों से। एक बहुत अच्छी किताब थी 1857 की, जिसका नाम बड़ा ही अनइमेजिनेटिव जिसे हम कहते हैं वो था, कि उसका नाम था टाइगर शूटिंग इंडिया। तो उसमें है ये एक शिकारी साहब हैं, वो उधर बैठ के टाइगर के लिए, बाघ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, वो बाघ पीछे से निकल रहा है। बट ये जस्ट मैंने जो आपको अभी बात कही कि हमें जो है वो वन्य जीव इतिहास या वानिकी का इतिहास जो है वो, ये सारा जो है वो हमारे एक झरोखा है हमारे पिछले गत वर्षों में, गत सदियों में क्या हुआ ये जानने के लिए। आप सबने इसको देखा है ना, आपके बाहर है, ठीक है। कभी आप लोगों के मन में ये कौतूहल उठा कि ये जो है वो कहाँ से आया, क्यों है ये? किसी को आइडिया है कोई? नंदौर में था, ये क्या करता था, क्यों बनाया गया था, किसने बनाया? किसी को पता है किस ईयर में बना ये? 1920 किसी ने कहा। हाँ, और कौन कौन डीएफओ था, कौन क्या था, आपको कुछ आइडिया? ये जो है वो इसकी, इसी ट्रैमवे की ये निर्माण की जो है वो, आप कह लीजिए एक जर्नल है। इस समय में डीएफओ जो थे आपके, वो यहाँ हल्द्वानी डिवीजन के एचजी चैंपियन थे। आप सबने चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन पढ़ा है ना? तो एचजी चैंपियन, उस चैंपियन और सेठ में एचजी चैंपियन इज द वो चैंपियन है। एचजी चैंपियन के आप कई नज़रों में आप कहें तो ज़्यादा मशहूर आजकल उनके दूसरे छोटे भाई थे, जिनका नाम था एफडब्ल्यू चैंपियन। दोनों भाई जो हैं वो वन विभाग में थे। एचजी बड़े थे जो कि फॉरेस्ट्री में एक्सपर्ट थे। एफडब्ल्यू जो थे उनको ज़्यादा उनकी रुचि जो थी वो वन्य जीवों में थी, फोटोग्राफी में थी, इन सारे विषयों में थी। तो ये एचजी चैंपियन की डायरी है जो कि ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखी हुई है लंदन में। तो ये देखिए, ये चैंपियन साहब जो हैं वो 1921 के एंड में जो हैं वो हल्द्वानी के डीएफओ बन के आए। और उन्होंने जो पहला काम ये किया गया तो उनका ये था कि यहाँ पे हमें नंदौर के इलाके में एक ट्रैमवे की ज़रूरत है। ट्रैमवे की ज़रूरत क्यों, वो अभी आगे के चित्रों से क्लियर होगा। तो ये देखिए, ये इस तरह के अंदर जो है वो वन विभाग जो है वो स्टेशन बनाता था। ऑफ कोर्स ये जो है वो लोगों के लिए नहीं थे स्टेशन, ये लकड़ी की जो है वो ढुलाई के लिए मेनली स्टेशन थे। नेक्स्ट में ये जो है अपने चैंपियन साहब हैं, एचजी चैंपियन अपनी जवानी में, ये उनकी वाइफ है क्रिस्टल। ये लोग देखिए बरमदेव में कैंप कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो पूरी काम जो है वो चल रहा है, रेलवे लाइन डाली जा रही है, यहाँ पे तुलीगढ़ का ब्रिज बन रहा है। आप ये देखिए कि उस जमाने में वन विभाग कितने अलग अलग तरह के काम करता था। आज हम सोचते हैं कि अरे रेलवे करना और ब्रिज बनाना और ये सब करना, ये तो इंजीनियरों का काम है और ये तो रेलवे का काम है। फिर आप नेक्स्ट देखिए, पूर्णगिरी, आप सबने नाम सुना होगा। यहाँ पे हल्द्वानी में आप लोग कुछ समय से ट्रेनिंग में हैं, तो वहाँ पे जो है वो उसका ब्रिज बनाया गया। आप देखिए कितने मुश्किल ब्रिज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके बाद जो है वो कहाँ कहाँ से पहाड़ों को काट के ये पूरी ट्रैमवे लाइन बनाई गई थी। और ये जो है वो फाइनली आती थी, तो ये बूम की तरफ से आती थी, यदि आप लोगों ने नाम सुना होगा। और बूम से जो है वो उसमें रेलवे लाइन वो पूरी पूरी पहाड़ों काटते हुए करते हुए आती थी, और यहाँ पे जो है वो नंदौर के सामने चोरगलिया से होती हुई और लाल कुआं पे आती थी, लाखा मंडी वगैरह का जंगल क्रॉस करते हुए। और इसलिए सारा जो सारी कवायद थी वो इस वजह से थी, क्योंकि जो है वो लकड़ियाँ जो हैं वो निकाल निकाल के स्लीपर जो हैं वो यूज़ करने थे। तो ये देखिए, ये जो है बरमदे में, और ये देखिए यहाँ ऐसा नहीं था कि यहीं पे सारी लकड़ियाँ कटती थी। पहले के ज़माने में वन विभाग क्या करता था कि ऊपर पहाड़ों से जो है वो लकड़ियाँ काटी जाती थी और नदी के रास्ते जो है वो भेज दी जाती थी बहा के। तो ये जो है वो बूम पे आती थी लकड़ियाँ बह बह के, और उनको फिर जो है वहाँ से ट्रेनों में चढ़ा के और यहाँ पे जो है लाल कुआं भेजा जाता था। तो ये एक
जनरल जो आप रोज एक इंजन को बाहर देखते हैं उसकी बेसिकली कहानी क्या थी, वन विभाग जो है वो किस तरह से यहाँ पे उत्तराखंड में एस्टैब्लिश हुआ, कैसे जो है उसकी उत्पत्ति हुई। आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने जो है वो 1857 के बाद जो है पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है, उपमहाद्वीप है, वो पूरा जो है वो डायरेक्टली ब्रिटिश लोगों के अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था। और उसमें जो है वो सबसे पहली कवायद ये की गई, सबसे पहली कोशिश ये की गई कि वनों का जो ये भंडार है भारत में, इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाए, इनका वनों का दोहन किया जाए जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तो उसके लिए फिर जो है ये बात हुई कि जो है वो वनों का दोहन किया जाए, तो इसके लिए जो है वो क्या पॉलिसी हो, क्या हो। तो हर जो प्रोविंस था, हर जो आपको पता होगा अंग्रेज़ों ने बॉम्बे प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूपीएसएस, बहुत सारे जो है वो प्रोविंसेस थे, बहुत सारे जो है राज्य थे। तो उसमें हम क्योंकि सिर्फ बात उत्तराखंड की कर रहे हैं, हर प्रोविंस ने अपने अपने डिपार्टमेंट जो है वो शुरू शुरू में बनाने की कोशिश की। उस जमाने में आज जिस तरह से आप वन विभाग को समझते हैं, वन विभाग उस तरह से नहीं था। वन विभाग आमतौर पर इस तरह से होता था कि कोई जो है वो कर्नल साहब हैं, वो जो है कमिश्नर है किसी डिवीजन के, तो उन्हीं को चार्ज दिया जाता था कि आप जंगल का भी जो है ज़रा देख लीजिए किस तरह से। तो इसी तरह से जब आप यूपी का इस एरिया का आप इतिहास देखेंगे तो उस जमाने में यहाँ का नाम था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, ठीक है, NWP। इसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से कंफ्यूज मत करिएगा। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस किधर है? आज की तारीख में पाकिस्तान में है, स्वात की वैली वो सारा। यहाँ पे जो था वो, यहाँ पे इसका नाम था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। और उसके बाद एक और रीजन जो था उसका नाम था, जो आपके प्लेन्स का एरिया था, जिसको जो है वो अवध कहते थे, अंग्रेज उसको OUDH औध स्पेल करते थे। तो ये हुआ। बाद में जब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस 1880 के ज़माने बना, तो कन्फ्यूजन मिटाने के लिए जो अपना यहाँ का यूपी का नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था, उसका नाम बदल के कर दिया गया आगरा एंड औध प्रोविंस। तो उसका नाम किया गया यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड औध, और फिर उसमें से आगरा औध हटा दिया गया, तो नाम आ गया यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो हमको मुझे लगता है आप लोगों ने सुना होगा नाम। तो इस तरह से उस नाम की उत्पत्ति हुई। तो बहरहाल यहाँ पे आपको ये पता होगा कि कुमाऊं और गढ़वाल के जंगल जो हैं वो आप कहें आज हम लोग के भारत के हिस्सा हैं, लेकिन वो भारत का हिस्सा नहीं था। किसी को पता है कहाँ से आए कुमाऊं गढ़वाल के जंगल हमारे पास? ये सारा जंगल आज भी जहाँ हम लोग हैं, हल्द्वानी, आप जो है ऊपर जाएंगे देहरादून, सारा कुमाऊं और गढ़वाल का जंगल जो है वो हमारे हिस्से जो है वो नेपाल से आया। नेपाल में जो है वो अगर आप पढ़ेंगे इतिहास में तो अंग्रेज़ों और नेपाल के गुरखाओं के बीच में लड़ाई हुई, और उसमें जो है वो नेपाल हार गया। और जिसको अंग्रेज़ी में एक शब्द होता है वॉर इंडेमनिटी, हर्जाने के तौर पे जो है वो इनको कुमाऊं और गढ़वाल जो इनके प्रोविंस थे वो इनको जो है अंग्रेज़ों को देना पड़े। अच्छा, कुमाऊं और गढ़वाल के प्रोविंस आ गए। अब जो है वहाँ पे ये हुआ कि भाई कौन इसको कंट्रोल करे। तो यहाँ पे 1860 में, 1857 के बाद ही, जब अंग्रेज़ों का, मैंने बताया आपको, जो है गदर के बाद, रिवोल्ट के बाद, इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, जब जो है वो अंग्रेज़ों का राज्य आया, तो उसके बाद जो है वो अंग्रेज़ों ने कुमाऊं और गढ़वाल प्रोविंस को जो है वो एक कर्नल रामसे थे, हेनरी रामसे, उनके जो है वो उनके अधीन कर दिया। ठीक है, कर्नल रामसे जो थे वो जो है वो, नाम से आपको पता चल रहा है, मिलिट्री के ऑफिसर थे, उनको ही चार्ज दिया गया ये गढ़वाल और कुमाऊं डिवीजन का। उस जमाने में जैसे मैंने कहा वन विभाग नहीं होता था, लेकिन ये एक समझ थी कि वनों का जो है वो कुछ जो है वो हमको बचाना है। उसको बचाना इसलिए नहीं कि वन बहुत पसंद है, इसलिए क्योंकि उससे जो है वो सरकार को राजस्व प्राप्ति होगी, रेवेन्यू प्राप्त होगा। तो उस सिलसिले में फिर ये हुआ कि 1860 में जो है वो पद बनाया गया कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। लेकिन ये कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आज के जैसे हम कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट समझते हैं उस तरह से नहीं था। जो कमिश्नर होते थे कुमाऊं और गढ़वाल के, वही जो है वो एक्स ऑफिशियो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होते थे। एक्स ऑफिशियो क्या मतलब? अपने पद की वजह से आप जो है वो कोई और पद पे आप उसका जो है वो ग्रहण करें। तो क्योंकि वो कमिश्नर थे तो वही जो है वो क्या नाम है आपके कंजर्वेटर थे। खैर, उन्होंने जो कुछ जो है वो कुछ जो है वो सर्वे कराने की कोशिश की, ये कुछ किया। सर्वे के लिए पहला सर्वे इन जंगलों का जो है वो 1860 से 64 के दरमियान T.W. वेबर नाम के एक जो है सर्वेयर थे, मिलिट्री बैकग्राउंड के, वो भी, उन्होंने सर्वे किया। पहले मैप कुमाऊं और गढ़वाल के जंगलों के, कुमाऊं गढ़वाल जब मैं कहता हूँ समझ लिया पूरे उत्तराखंड के जंगलों के मैप बनाए गए, बहुत सारे ये सब हुआ, सारी चीज़ें। उसके बाद अभी ये जस्ट अक्टूबर का महीना ख़त्म हुआ है, 7 अक्टूबर 1868 को फाइनली
वन विभाग का उत्तराखंड, जो आज हम जिसे उत्तराखंड कहते हैं, उसमें जो है वो गठन हुआ। और प्रोविंसेस में इससे पहले हो गया था। एमपी में 1864, बॉम्बे में से थोड़ा सा एक आध साल पहले अलग अलग जहाँ पे हो गया था, इधर का सबसे लेट में हुआ है ऑलमोस्ट। तो 1868 में जो है वो आपका वन विभाग आपका उत्तराखंड में। उसी ज़माने में फिर जो है 1800 में 78 में आपको पता होगा कि पहला वन अधिनियम आया, फॉरेस्ट एक्ट आया। तो उसी समय फॉरेस्ट एक्ट, आप लोग सबने शायद ब्रांडिस का नाम सुना हो, है ना। तो डिएटिक्स ब्रांडिस जो थे, ये जो है वो ये सब एक स्कूल था शुरुआत में। ये सब जर्मन लोग थे, अंग्रेज नहीं थे। श्लिक के मैनुअल लिखे हुए फॉरेस्ट्री के, श्लिक, ये क्या नाम है, ब्रांडिस, ये सभी जो हैं वो जर्मन फॉरेस्टर्स थे। तो इन लोगों ने फिर क्या किया कि इन लोगों ने उस ज़माने में जर्मन जो है वो फॉरेस्ट्री एज अ साइंस जिसको कहते हैं, वो पहले से वो पढ़ने वढ़ने लगे थे। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई हम लोग कौन मेहनत करें, जर्मन को लाओ और यही जो है वो फॉरेस्ट्री का संभालें चार्ज। तो ब्रांडिस और श्लिक ये सब अर्लीस्ट फॉरेस्टर्स थे जो इंडिया में आए। इसके बाद जो है तो ब्रांडिस को फिर यहाँ पे बुलाया गया सर्वे वर्वे करने के लिए। उन्होंने भी 1870 से 73 के बीच में सर्वे किया, वन विभाग बना। उसके बाद ये सब सारी चीज़ें कवायद चलती रही। 1878 में जब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पहली बार आया, वन अधिनियम पहली बार आया, उसके बाद जो है वो एक सिस्टम जो है वो प्लेस में आने लगे। 1878 में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी, बताइए क्या, देहरादून में। अरे आप लोगों को तो पता होना चाहिए। वेरी गुड। इंपीरियल स्कूल ऑफ फॉरेस्ट्री जो है वो देहरादून में बनाया गया। अब होता क्या था, वन विभाग का उस जमाने में गठन आपका इस तरह से था कि जो अंग्रेज अफसर होते थे, इंडियन अफसर तो एक आध कोई होगा तो होगा, बट ऐसे नहीं थे। जो अंग्रेज अफसर होते थे वो ट्रेनिंग के लिए जाते थे। एक बड़ा मशहूर कॉलेज था इंग्लैंड में जिसका नाम था कूपर्स हिल, ठीक है, वो एक जगह है सरे करके, वहाँ पे होता था। तो अंग्रेज तो वहाँ से ट्रेन होके आते थे। लेकिन वनों को चलाने के लिए जो है वो आपको क्या नाम है, आपके और भी अधिकारी चाहिए। तो ये हुआ कि हमें जो है वो फॉरेस्ट गार्ड चाहिए होंगे, हमें फॉरेस्टर चाहिए होंगे, हमें डिप्टी रेंजर चाहिए होंगे, हमें रेंजर चाहिए होंगे। ये चार जो हैं वो पोस्ट बनाई गई, मतलब हिंदुस्तानियों के लिए, हम लोगों के लिए। इसमें ये चीज़ हुई कि हिंदुस्तानियों के लिए जब ये पद बनाए गए, शुरू में जो ये आप लोगों के भी पद हैं कि फॉरेस्ट गार्ड थे, आप फॉरेस्टर्स में हैं, डिप्टी रेंजर्स थे, ये सारे एडहॉक बेसिस पे हायर होते थे, कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। कोई भी मतलब अच्छा चलता आदमी दिखा गांव में, उसको लगा चलो ये अच्छा काम कर सकता है, उसको कहा कि चलो डीएफओ साहब ने कहा कि ये आज से फॉरेस्टर है, या ये आज से फॉरेस्ट गार्ड है, या आज से डिप्टी रेंजर है। जब ये स्कूल बना उसके बाद फिर थोड़े सिस्टम्स लाने शुरू किए गए। तो जो ये स्कूल बना यहाँ पे फॉरेस्टर्स को जो है वो फॉरेस्टर्स और फॉरेस्ट गार्ड्स के लिए नहीं था। फॉरेस्ट गार्ड्स को तो अपने जहाँ पे उन्होंने हायर किया डीएफओ साहब ने, वहीं पे ट्रेनिंग हो गई उनकी। फॉरेस्टर्स आप लोगों के लिए था। फॉरेस्टर्स को उस ज़माने में हिंदी में पढ़ाया जाता, हिंदी है जो भी उनकी उर्दू भाषाएँ होती थी भारतीय। और रेंजर्स को होता था कि क्योंकि उनको डायरेक्टली अंग्रेज़ों से इंटरेक्ट करना होगा तो उनको जो है वो अंग्रेज़ी आनी चाहिए, तो उनको जो है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता था। तो ये हुआ। उसके बाद जो है वो क्या हुआ कि 1878 में ये हो गया। 1891 में जो है वो एक चीज़ होती है सबॉर्डिनेट सर्विस जो है वो आई। 1891 में सबॉर्डिनेट सर्विस क्या कि ये भाई हुआ कि अच्छा ACF भी एक होना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ कि कौन ACF बनेगा, तो ये डिसाइड हुआ कि जो फॉरेस्टर्स हैं वो प्रमोट होकर डिप्टी रेंजर बने, डिप्टी रेंजर से रेंजर बने, उसके बाद वो ACF तक जाएँ, रेंजर्स भी, डिप्टी रेंजर्स भी ACF तक जाएँ। तो ये जो ACF की पद था, ये जो बना, इसको जो है वो फिर कहा गया कि ये सबॉर्डिनेट सर्विस। तो ये जो है वो पहले 1891 से शुरुआत इसकी की गई। ये जो है वो 1906 तक प्रोन्नति से बनते थे, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता था। 1906 के बाद जो है वो एक सेपरेट एग्ज़ाम लिया जाने लगा, जिससे फिर जो है वो इंडियन ऑफिसर्स जो हैं वो आप कहिए कि सेकेंड रैंक की पोजिशन में आना शुरू हो गए। अभी भी अंग्रेज़ जो हैं वो टॉप पे DFOs वगैरह सारे अंग्रेज़ थे। उसके लिए हमें और 13 साल वेट करना पड़ा। फाइनली जो है वो 1919 में, आप लोगों ने इतिहास पढ़ा, 1919 में कौन सा रिफॉर्म आया था, मैं खुद भूल गया हूँ, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, है ना। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया और उसी के साथ एक और कमेटी का गठन हुआ जिसका नाम था इस्लिंगटन कमेटी। उस इस्लिंगटन कमेटी ने ये कहा कि भाई अब बहुत हो गया, अब अंग्रेज़ों का जो है वो राज जो है वो टॉप में भी जो है वो हमें हिंदुस्तानियों को भर्ती करना चाहिए। और उसके साथ जो है वो पहले भारतीय IFS ऑफिसर्स जो हैं वो आना शुरू हुए। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री है आपके कैसे जो है वो यहाँ पे आपके फॉरेस्ट का डेवलपमेंट हुआ उत्तराखंड में। अच्छा हाँ, जो शुरू के डिविजन्स बने आपके, तो
सबसे पहले सर्वे जो हुआ वेबर ने, तो उन्होंने वहाँ से सर्वे शुरू किया। ऊपर से पहाड़ से आदमी शुरू करता है, तो पहाड़ पे वो चले गए, पहले गए, वह जाके उन्होंने जो है वो गढ़वाल में सर्वे किया, फिर वो भाबर में आए। भाबर का कहने का अर्थ यानी जो आपके ये सारे डिविजन्स हैं, देहरादून का जंगल, शिवालिक के जो जंगल हैं, कुछ यूपी में आते हैं, कुछ इधर उत्तराखंड में आते हैं, आपका ये सारा। फिर वो आए हल्द्वानी। हल्द्वानी को उन्होंने कहा कि इससे अच्छा जंगल बढ़िया नहीं है यहाँ पे, यहाँ सबसे ज़्यादा जो है पेड़ है वो काटने के लिए, उनको तो पेड़ से ही मतलब था। फिर वो गोरखपुर चले गए, वो कहाँ का, ऐसे तो वो नीचे नीचे धीरे धीरे आए। तो इस तरह से शुरू के फिर ये हुआ कि फॉरेस्ट के डिविजन बनाए गए। तो उस ज़माने में 4-5 जो डिवीजन बनाए गए वो ये थे कि जैसे यहाँ का डिवीजन जो था, एक बनाया गया गंगा डिवीजन, एक बनाया गया सहारनपुर डिवीजन, एक बनाया गया देहरादून डिवीजन, एक बनाया गया जौनसर डिवीजन। इस तरह से करके 4-5 जो है डिवीजन बनाए गए। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे हल्द्वानी डिवीजन शायद 1911 में बना, अगर मुझे सही याद है, तो इस तरह से अलग अलग डिवीजन फिर और धीरे धीरे बने। आज भी आप देखते हैं कि आपके डिवीजन बनते रहते हैं नए नए। तो ये प्रक्रिया जो है वो 1878 के बाद से चालू हुई। तो ये एक मोटा मोटी कहानी है कि कैसे जो है वो वनों का जो है वो वन विभाग का कैसे जो है वो प्रसार हुआ इस पूरे एरिया में। अब बोरिंग बातें हो गई, वापस फोटो पे। तो बोरिंग बातों से अब हम वापस आते हैं। तो मैंने जो चैंपियन की बात की, चैंपियन वगैरह इन लोगों ने शुरू के बहुत इंपॉर्टेंट का कंट्रीब्यूशन था फॉरेस्ट्री में, क्योंकि सिल्वी कल्चर आप सब पढ़ते होंगे, है ना, वनवर्धन हिंदी में, अगर मैं सही याद है मुझे, तो वनवर्धन जो आप पढ़ते हैं, तो उसमें जो है वो आपके इन सब लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट रोल थे। तो चैंपियन ने यहाँ पे जो हल्द्वानी में रिसर्च की, ये सब रिसर्च की, वो पाथ ब्रेकिंग थी इन द सेंस कि जो आप वनवर्धन की विधियाँ आप पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, उनका जो शुरुआत हुई थी वो आप जिस जगह पे बैठे हैं, लिटरली नहीं लेकिन जिस एरिया में आप बैठे हैं वहीं से शुरू हुई थी। तो खैर, मुझे पुराने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का शौक है। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस क्यों बनते थे? क्योंकि भाई अफसरों को जो है ठहरने के लिए कोई कन्वीनियंट जगह चाहिए, ठीक है। और फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस का क्या हिसाब रहता था? आमतौर पे, स्ट्रिक्ट रूल नहीं है लेकिन आमतौर पे 8 से 9 मील के डिस्टेंस पे बनते थे, ठीक है। क्यों 8 से 9 मील के डिस्टेंस पे बनते थे? कुछ गेस, एक दिन में ट्रैवल करने के लिए। आइडिया ये रहता था कि यदि आप घोड़े पे जा रहे हैं या हाथी पे जा रहे हैं या ऊँट पे जा रहे हैं, यहाँ पे 3 चीज़ें यूज़ होती थी, घोड़े भी यूज़ होते थे, हाथी भी यूज़ होते थे, ऊँट भी यूज़ होते थे इस पूरे उत्तराखंड के इलाके में। तो आप किसी से भी जा रहे हैं तो 9 मील में आपका जानवर थकेगा नहीं और साहब भी नहीं थकेंगे। और दूसरा ये होता था कि एक और चीज़ थी, एक, अब तो वो पद खत्म हो गया, एक पद हुआ करता था जिसका नाम था डाक रनर, ठीक है। डाक आप सबने सुनी होगी, डाक आई है वो, तो डाक बेसिकली होती थी ऑफिस की फाइल, ठीक है। आज जो है वो वनों का मैनेज करने का तरीका अलग हो गया है। अब जो है वो ऐसा नहीं होता है कि ऑफिसर्स जाके एक एक महीने फील्ड में रह रहे हैं। लेकिन पहले क्योंकि कम्युनिकेशन के चैनल्स नहीं थे, पहले फ़ोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, तो ऑफिसर्स को फील्ड में जाके लंबे लंबे पीरियड रहना पड़ता था। मैं एक समय में मध्य प्रदेश में गया हुआ था, तो मैं पुराने रिकॉर्ड देख रहा था सेंट्रल प्रोविंसेस के ज़माने के। तो उसमें जो ये दिया हुआ था कि किस, उसमें हर साल ये लिस्ट निकलती थी किस आईएफएस ऑफिसर ने कितना समय जो है वो वनों में बिताया, फील्ड में बिताया, कैंपिंग करके बिताया। तो उसमें जो वर्स्ट परफॉर्मिंग ऑफिसर थे, इनका सबसे कम दिन थे, उनके 185 दिन थे जंगल में, और जो बेस्ट परफॉर्मिंग थे वो 325 दिन जंगल में पड़े रहे थे, और ऑन एन एवरेज 220 से 250 दिन पड़े रहते थे जंगल में। तो क्योंकि वो इतने लंबे लंबे समय तक आप जंगल में रहेंगे, तो आपकी ऑफिस से चिट्ठियां, तो ऑफिस से आज जैसे आती, पहले भी आती रहती थी, तब चिट्ठी कौन ला के साहब को देगा? तो एक पद था डाक रनर का, उनका काम होता था, जैसे आपने रेस में देखा होगा बैटन वाला देने का सिस्टम जो होता है, इधर दिया थोड़ा दूर रहा फिर उसने दूसरे रनर को दिया, डाक रनर वैसे ही होते थे। हर 9-10 किलोमीटर पे 9-10 मील जो है वो दौड़ते थे, फिर किसी और को वो चिट्ठी देते थे, वो दौड़ता था, वो साहब तक पहुंचाता था। तो ये तरीका होता था। तो डाक रनर्स भी एक लिमिट से ज़्यादा जो है वो ना थकें और वो जो है वो डिस्टेंस कवर करें, तो उसकी वजह से भी ये होता था। आप लोग जोलासाल गए क्या? अभी तक नहीं गए? अच्छा, अगर आपका जाना हो, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, अगर आपको होता है फ्यूचर में फील्ड विजिट लगे, तो जोलासाल जो है वो जंगल यहाँ से तकरीबन किधर 30 किलोमीटर होएगा। तो जोलासाल का जो रेस्ट हाउस है वहाँ पे ये चैंपियन ने बनाया था, ठीक है। तो उन्होंने जो बनाया था, तो ये 1924 की फ़ोटो है, ये फ़ोटो मैंने 2020 में ली। 100 साल में आप देखिए क्या बदलाव आया है। सब कुछ सेम है, खाली पेड़ और ये शायद बड़ा हो गया है, बस यहाँ पे एक छोटा सा पीछे में किचन का एक एनेक्स ही जुड़ गया, बाकी बिल्कुल वैसे ही। हाँ, फर्क सामने ज़रूर आया है। पहले के ज़माने का व्यू जो सामने से था वो नदी का दिखता था,
अब वो पेड़ वेड़ वहाँ पे आ गए हैं तो उतना व्यू क्लियर नहीं दिखता है। चोरगलिया गए आप लोग? हाँ, तो चोरगली का रेस्ट हाउस देखा है? तो ये चोरगली का रेस्ट हाउस देखिए, अभी भी लगभग लगभग डिज़ाइन सेम है। 1930 के आसपास ये जो घास का फूस वाला छत का सिस्टम था ये हटा के उसको जो है वो पक्की छत कर दी गई, और एक आधा यहाँ पे ऐड कर दिया गया साइड में खिड़की उड़की ये सब। मैं गिन रहा था कि पहले 6 पिलर थे, अभी आजकल 7 पिलर हैं सामने वरांडे में। ये चोरगलिया का रेस्ट हाउस है बहरहाल। उस ज़माने में अलग अलग जो है वो अंग्रेज़ों ने लॉज लाए वो क्या नाम है, रेगुलेट करने के लिए चीज़ों को, फॉरेस्ट को। हम लोगों ने फॉरेस्ट पे तो बात की, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया 1878 में, उसके बाद फिर से जो है वो 1927 में उसको नया एक्ट लाया गया, ठीक है, वन अधिनियम। लेकिन और भी एक्ट लाए गए। एक सबसे पहला जानवरों से रिलेटेड जो एक्ट आया, जो कि उत्तराखंड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वो था एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, ठीक है, यानी हाथियों की सुरक्षा का एक्ट। हाथियों से इतना क्यों प्रेम है अंग्रेज़ों को? क्योंकि उनको जो है वो उनसे काम लेना होता, तो भाई अगर लोग जो है वो उनको मार लेंगे या पकड़ लेंगे तो फिर अंग्रेज़ कैसे काम करेगा। तो क्योंकि जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए इतना इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए जो है वो एलिफेंट जो है वो प्रिजर्वेशन एक्ट लाया गया, जिसमें ये कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ हुकूमत को जो है वो ये हक है, या वो किसी राज परिवार को वगैरह के लोगों को परमिशन दे, तभी जो है वो हाथी जो है वो पकड़ सकते हैं, वरना कोई जो है हाथी पकड़ नहीं सकता या मार नहीं सकता जब तक कि स्टेट परमिशन ना दे। तो ये हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि 1869 से पहले क्या होता था, हमारे ये सारे जंगलों में उत्तराखंड के हाथी पकड़े जाते थे। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं खेड़ा, ठीक है। उस अगर आप कभी अंग्रेजी पढ़ेंगे तो लिखा रहता है KHEDDAH, खेड़ा, ठीक है। तो खेड़ा का जो सिस्टम होता है उसमें झुंड के झुंड 50 हाथी, 100 हाथी, 150 हाथी ऐसे ऐसे करके पकड़े जाते थे। उसके उनको पकड़ते थे अंग्रेज या जो ज़मींदार हैं या कोई राज परिवार के हैं, प्रिंसली स्टेट है कोई, और उसके बाद फिर वो क्या करते थे कि उनको ऑक्शन करते थे। कुछ अगर राज परिवार है तो अपने पास कुछ रख लेगा, बाकियों को बेचेगा, ये सब सिस्टम चलता था। अंग्रेज भी यही करते थे, अंग्रेज भी कैप्चर करते थे। तो वो जो है वो कुछ जिनको उनको डिपार्टमेंट ज़रूरत है, मैंने कुछ पुराने डॉक्यूमेंट पढ़े हैं तो उसमें ये लिखते थे अच्छे जो हाथी हैं वो तो चलिए हाँ ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाएगा, ये जो है वो DC साहब के पास जाएगा। ऐसा कोई अगर बूढ़ा हाथी पकड़ के में आ गया या बच्चा आ गया तो लिखा था ये इन जमींदारों को बेच दो, इनको खाली जो है शौक के लिए चाहिए होता है, इनको तो कोई मतलब है नहीं काम से, तो ये इनको बेच दो, अच्छा पैसा आएगा। तो ये तरीका होता था। बहरहाल उसके साथ साथ अब क्योंकि आप ये इस पर एक और जो इम्पोर्टेंट आया, आप सब ने पढ़ा होगा वन्य प्राणी अधिनियम 1972, है ना। वन्य प्राणी अधिनियम 1972 जो है वो हम मानते हैं कि हम लोग ने बहुत ही अच्छा जो है वो एक्ट बनाया, अधिनियम बनाया। लेकिन जानवरों की, वाइल्ड लाइफ की, वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया, कवायद जो है वो शुरू हो गई थी लगभग लगभग बिल्कुल शुरुआती 20वीं सदी के शुरुआत से। इसमें इसका कारण भी बहुत आसान है, क्योंकि जो है वो हमारे यहाँ जानवर जो हैं वो इतनी ज़्यादा शिकार किया, अंग्रेज़ों ने बहुत शिकार किया, राजे महाराजे शिकार करते थे, कोई 100 टाइगर मार रहा है, कोई 500 मार रहा है। आप लोगों ने शायद सुना होगा कि छत्तीसगढ़ में कोरिया में जो है वो रामानुज शरण सिंह देव जो महाराज थे, जिन्होंने उन्होंने 1600 टाइगर्स मारे, ठीक है। फिर यहाँ पे और सब रीवा ने 600 700, इधर उधर ऐसे रैंडम खूब लोग मारते थे। तो टाइगर्स भी कम होने लगे और भी जानवर कम होने लगे। तो ये हुआ कि भाई सरकार को लगा कि नहीं कुछ तो अब करना चाहिए, तो फिर वरना अति हो जाएगी। तो उस सिलसिले में हालांकि और भी कुछ थोड़े मोड़े अलग अलग स्टेट्स ने कुछ कुछ रूल्स बनाए। जैसे सबसे पहला जो कोशिश की गई वो यहाँ पे नहीं, नीलगिरी में की गई। नीलगिरी में एक बनाया गया, टी प्लांटर्स होते थे, चाय के बागान वाले लोग, वहाँ पे वो लोगों ने सबसे पहले शुरू की कि हमें कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने एक नीलगिरी वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन बनाया, और उसी के साथ एक लॉ आया कॉल्ड नीलगिरी गेम रूल्स, ठीक है। गेम उस जमाने में आप ये पढ़ेंगे कि गेम कहते थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा गेम सैंक्चुरी। कभी कभी अगर आपने पुराना कुछ दस्तावेज पढ़े तो उसमें नाम आता है गेम सैंक्चुरी, ठीक है। गेम इसलिए क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में शिकार करने को हम आज बुरा मानते हैं, उस ज़माने में शिकार को कोई बुरी चीज़ नहीं मानी थी, तो उसको माना जाता था वो स्पोर्ट है, ठीक है। वो लोग अपने आप को स्पोर्ट्समैन कहते थे, यानी कि जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, शिकार भी एक तरह का खेल था। और अगर आप खेल खेल रहे हैं तो उसमें जो दूसरे खिलाड़ी हैं यानी कि जानवर जिनको आपको मारना है, तो वो उनको जो है वो कौरी को गेम कहते थे, इसलिए शब्दावली आई। तो इसीलिए आप शुरू के जो 1912 में जब एक्ट आया तो फिर वो यही आया कि इंडियन वाइल्ड बर्ड्स एंड एविफोना प्रोटेक्शन एक्ट, ये पहली बार लाया गया कि भाई ऐसा होना चाहिए कि अब जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, इससे इस महीने में जानवर नहीं मारे जाएंगे,
ठीक है, आमतौर पे जो ब्रीडिंग का पीरियड होता है, ये जानवर बिना परमिट के नहीं मारे जाएंगे। एक और चीज़ होती थी शूटिंग ब्लॉक्स, ठीक है, सारे जंगल जो आपके होते थे, बहुत सारे जिनमें जानवर अच्छे तादाद में या ठीक ठाक तादाद में पाए जाते थे, उनको शूटिंग ब्लॉक में तोड़ दिया गया। उसकी परमिट जो है वो डीएफओ साहब देते थे, और उसके बाद ये होता था कि आप जो है वो परमिट लेंगे, शिकारी आता था 15 दिन 10 दिन का, जानवर का उसमें रहता था कि ये 1 टाइगर मारेगा, 4 चीतल मारेगा, 3 सीन सांबर मारेगा, फीस पे करता था और उसके बाद ये बनाते थे। अगर आपने आप अपने जितने भी उत्तराखंड के मेजर नेशनल पार्क लेंगे या टाइगर रिजर्व लेंगे, कॉर्बेट हो गया, राजा जी हो गया, इवन नंदौर का एरिया हो गया सैंक्चुरी में, सभी जो हैं ये सारे जो हैं वो शूटिंग ब्लॉक्स थे, ठीक है। डिकाला शूटिंग ब्लॉक था, चिला शूटिंग ब्लॉक था, नंदौर में जो है वो जौलासाल शूटिंग ब्लॉक था, ऐसे करके सभी शूटिंग ब्लॉक थे। तो क्योंकि ये शूटिंग ब्लॉक थे, फिर बाद में यही जो है वो एक समझ लीजिए बेस बने, कोर बने कि अच्छा यहाँ पे ही अब हमको जानवरों की सुरक्षा करनी चाहिए। पहले शिकार के लिए वो बेस थे, अब ये हुआ कि वो जानवरों की सुरक्षा के लिए बेस है। इस तरह से जो है वो शुरू में आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए काम शुरू हुआ। पहले पहले शुरू के अधिनियम आए, अलग अलग स्टेट्स ने अपने अलग अलग एक्ट बनाए, और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे होते हुए फिर हम आज़ाद हुए। आज़ादी के बाद भी कोई एक यूनिफाइड लॉ नहीं था, और फिर उसके बाद 1972 में जो है फाइनली हमारा वन्य प्राणी अधिनियम आया, जिसमें अलग अलग आप देखते हैं कि वो फिर अमेंडमेंट जो है संशोधन होते रहते हैं। अब उत्तराखंड की खास तौर पर बात करें तो उत्तराखंड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस जो है वो बहुत होल्ड करता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और हिस्ट्री में। उसका कारण मल्टीपल हैं। पहला कारण आपको ये सबको पता होगा कि जो है वो पहला हमारा देश का नेशनल पार्क कहाँ बना, कॉर्बेट नेशनल पार्क करना पड़ा है। उस गाने में क्या कहलाता था वो पहले, हेली नेशनल पार्क, है ना। तो लेकिन ये क्यों बना, कैसे बना, ठीक है, तो उसमें जो है वो एक जो है वो मेजर नाम जाता है, वो आता है जिम कॉर्बेट का, ठीक है। कॉर्बेट का सबने नाम सुना होगा, ठीक है ना। कुछ लोगों ने हो सकता है किताबें पढ़ी उनकी। आप लोग उत्तराखंड में क्योंकि आप सब हैं तो आपको ज़रूर वो किताबें पढ़ना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो शिकार किताबें हैं, जस्ट इसलिए ताकि आप समझ सकें कि पहले ज़माने में पहले जंगल कैसे थे। हो सकता है उन्हीं जंगलों में आप आज पोस्टेड हो, तो आपका जंगल पहले 100 साल पहले कैसा था वगैरह। तो बहरहाल तो ये हुआ कि जब कॉर्बेट ने शिकार कर रहे थे तो कॉर्बेट जो हैं वो अंग्रेज़ अफसरों के काफ़ी क्लोज थे, ठीक है, बड़े बड़े अंग्रेज़ अफसरान के, इंक्लूडिंग गवर्नर वगैरह जो होते थे। हेली जो थे, कौन थे, सर मैल्कम हेली जो थे वो गवर्नर थे यूनाइटेड प्रोविंसेस के। उनको शिकार कार पे ले जाते थे, ये जो आज कॉर्बेट के एरिया इसी में, उस ज़माने में पतली दून कहलाता था ये, ठीक है, आज कॉर्बेट कहलाता है। तो ये इनको शिकार वगैरह पे ले जाते थे। अब ये होता था कि 1930 तक आते आते जानवर जो हैं वो उत्तराखंड में कम होने लगे थे। मैं खास करके बात कर रहा हूँ कुमाऊँ के जंगलों की। इसमें आप ये देखिए, एक जस्ट जनरल मैं कमेंट देना चाह रहा था कि आप पुरानी अंग्रेज़ों की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो बहुत एक्यूरेट होते थे उनकी ड्राइंग्स लैंडस्केप में और क्या हो रहा है उसके लिए। जैसे ये टाइगर जो शिकार हो रहा है पीछे ये हाँका करने वाले लोग हैं जिनको अंग्रेजी में बीटर्स कहा जाता था, 2 मोर उड़ के जा रहे हैं, ये कहीं राजपूताना यानी कि राजस्थान के एरिया में शूटिंग हो रही है। वही किताब जो मैंने बताई थी 1857 की है। ये पूरा वो हंटिंग सीन दिखाया गया कैसे हो रहा है कि वो ढूंढा जा रहा है। वो टाइगर बेचारा यहाँ देखिए आप छिप के बैठा हुआ है घास के नीचे या इस पेंटिंग में। फिर उसके बाद जो है वो दिख गया, उसको गोली पड़ी बेचारे को, उसको गोली पड़ी और फिर लद के वो जा रहा है। आपसे अगर मैं ये सवाल पूछूं, आप सब अब तो टाइगर की फोटो इतनी देखते होंगे, लेते भी होंगे आप लोग, दुनिया की पहली टाइगर की फोटो कहाँ से आई और कब आई? FW चैंपियन। और दुनिया की पहली, पूरे विश्व की पहली टाइगर की फोटो जो हैं वो आपके उत्तराखंड के जंगलों से आई थी, जो कि लैंसडाउन डिवीजन, ठीक है, जो आजकल जो है वो कॉर्बेट के नॉर्दर्न एरिया में आता है टाइगर रिजर्व में। और उसमें जो है वो तस्वीर है, ये जो है ये पहली टाइगर की तस्वीर जो जंगल में ली गई थी। ये FW चैंपियन ने कैसे लिया था? तो ये क्या करते थे कि ये जो है वो ट्रिप वायर लगाते थे। कैमरे जो प्रॉपर होते हैं, मतलब अब DSLR नहीं, लेकिन उस ज़माने के जो कैमरे होते थे वो ऐसे ऐसे आपने बॉक्स वाले देखे होंगे बड़े पुरानी फिल्मों में, वो होते थे। उनको जो है वायर से किया जाता था कनेक्ट। वायर जो है वो ज़मीन के नीचे बिछा दिए जाते थे, जैसे समझ लीजिए शिकारी फंदा लगाता है, बस वही, लेकिन आप शिकार नहीं कर रहे हैं। और टाइगर इवेंचुअली जब आता था
या अगर जैसे इस केस में जैसे उसने पड्ढा बनवाया, यानी कि भैंस का बच्चा या भैंस को बनवाया, उसने मारा और उन्होंने जहाँ पे किल हुआ है उसमें वायर लगा दिए, तो जब जानवर घसीटेगा या जानवर चलेगा तो वायर जो ट्रिप होगा, तो वो ऐसे एक आध दो जंगल में छुपी हुई ऐसे फ्लैश लाइट लगी होती थी पेड़ों में, और जो है वो इनके कैमरे लगे होते थे, वो भट 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 फोटो ले लेते थे। सोचिए कि कितना मुश्किल था कि उन्होंने, बेचारे बताते हैं कि ऑलमोस्ट 20 साल की मेहनत में वो खाली 8 फोटोज ले पाए टाइगर की, ठीक है। लेकिन दो कारणों से इंपॉर्टेंट है। पहला तो मैंने बताया कि पहली फोटो वाइल्ड टाइगर की जो है वो आपके उत्तराखंड से आई। दूसरी बात कि ये जनाब जो है, इनकी यही पद्धति जो है वो उसको आज जो है वो आप लोग इस्तेमाल करते हैं कैमरा ट्रैप के तौर पे। कैमरा ट्रैप का डेवलपमेंट भी यहीं से जो है भारत में शुरू हुआ है। अफ्रीका में और एक्सपेरिमेंट थोड़े पहले हो चुके थे, बट भारत में पहली बार जो है वो यहीं से शुरू हुआ, और इसी को फिर जो है धीरे धीरे रिफाइन किया गया। उलास कारंत जो हैं वो जो टाइगर साइंटिस्ट हैं जो साउथ में कर्नाटक और तमिलनाडु वगैरह में काम करते थे, तो उन्होंने इनका देखा देखी, इन्होंने उनके तरीके को अपनाना चाहा, उससे उन्होंने ट्रैप बनाया, फिर उसकी रिफाइनमेंट होते होते आज हम जो है वो इस तरह से कैमरा ट्रैप करते हैं। तो ये FW चैंपियन। दूसरी बात, FW चैंपियन ने एक और इंसान को जो है बड़ा इन्फ्लुएंस किया। वो कौन? बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया, लेकिन एक बार जिनको बहुत उन्होंने इन्फ्लुएंस किया वो थे जिम कॉर्बेट। कॉर्बेट को उन्होंने ये मतलब सिखाया कि उन्होंने, कॉर्बेट खुद लिखते हैं अपनी किताब में कि जो है कि इन्होंने मुझे सिखाया कि बंदूक की नली से जो है वो टाइगर देखने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कैमरे के लेंस से उसको देखना, और इसलिए जो है वो उन्होंने, कॉर्बेट ने एक आध दो मैनीटर्स उन्होंने मारे, लेकिन जो बाकी वो जो है वो उन्होंने शिकार जो है लगभग छोड़ दिया, और वो जो है पूरे टाइम जो है वो फोटोज लेते रहते थे टाइगर। इन दो लोगों की जुगलबंदी से फिर मैंने जो बात की, इन दोनों ने मिलकर हो हंगामा ये शुरू किया कि जानवर कम हो रहे हैं। इनके बारे में खास ये था FW चैंपियन की, ये जो है अनलाइक उदाने सब अफसर शिकार करते थे। एक भारत के पहले IG हुए थे जिनका नाम था MD चतुर्वेदी, हो सकता है कभी आप लोगों ने नाम सुना हो अगर FRA में जाएंगे। MD चतुर्वेदी साहब ने बहुत फेमसली कहा था कि कोई ऐसा जो है वो ऑफिसर जो है वो फॉरेस्ट का, वो डिवीजन 4 लेने के लायक नहीं है जब तक कि उसने दो काम नहीं किए हैं। पहला, एक कम से कम टाइगर नहीं मारा है, और दूसरा, टाइगर जिस नाले से पानी पीता है उससे उसने जाके पानी नहीं पिया उस ज़माने में। इसलिए ये एक माना जाता था कि जो है कि टाइगर मारना तो मतलब वही बात है कि आपकी, ये तो अंग्रेजी में एक टर्म होता है राइट ऑफ पैसेज है, ये जो है वो आप, मतलब वही बात है कि आप लायक हो गए हैं फॉरेस्ट ऑफिसर होने के अगर आपने टाइगर मार लिया। ये उसमें यकीन नहीं रखते थे। इनका था कि मुझे जानवर बचाना है, मुझे जंगल पसंद है, मुझे जानवर फोटो लेना है, उनके बारे में पढ़ना लिखना बस ये पसंद है। और बल्कि जब ये DFO रहते थे तो कई बार ये करते थे कि जब शूटिंग के लिए, देखिए अब इनको तो मजबूर है, DFO हैं, अगर इनको परमिट आएगा कि शूटिंग ब्लॉक आपके एरिया का, उसमें परमिशन दीजिए, तो ये इनको देना होती थी। तो ये करते क्या थे कि ये इनके पास डिस्क्रिप्शन होता था कौन सा शूटिंग ब्लॉक दें, तो ये हमेशा पता करवाते थे अपने जो है वो फॉरेस्टर से, गार्ड से, रेंजर से, कहाँ पे टाइगर नहीं है आजकल, तो पता चलता फला जगह सर आज शूटिंग ब्लॉक में नहीं है, और उसका परमिट काट देते ताकि जो है वो शिकारी जो है कम से कम शिकार कर पाए, उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए। तो इन लोगों को जो है वो, ये देखिए, इन लोगों ने एक कहानी इनकी वजह से शुरू हुई कि जब इन्होंने गवर्नर से बात की, कॉर्बेट ने और चैंपियन ने, तो फाइनली 1933 में लंदन में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आपको पता है कि अंग्रेज जो है न सिर्फ भारत में राज करते थे बल्कि और कई देशों पर भी राज करते थे। तो जितने अंग्रेज शासित राज्य थे, एज इन देश थे, उन सभी की मीटिंग हुई कि हमारे राज्य में, युगांडा में, केनिया में, इंडिया में, बर्मा में, इधर उधर सब जगह वाइल्ड लाइफ बचाने के लिए क्या करना चाहिए। एक ये मीटिंग भी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ फौना इन लंदन। जब ये मीटिंग हुई तो कॉर्बेट और इन लोगों ने फौरन जो है पुश करना शुरू किया चैंपियन ने कि ऐसी मीटिंग भारत में भी कराने की ज़रूरत है जहां सारे राज्य जो हैं वो आएँ और ये डिसाइड करें कि हमें वन्य जीवों को बचाने के लिए क्या करना होगा, और क्या क्या वन्य जीवों को बचाना है, कौन से जानवर खत्म हो रहे हैं, कौन से लुप्तप्राय हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, इंडेंजर्ड हैं, वगैरह वगैरह। ऑफ कोर्स इसमें जो है वो खाली पैसा लगता है इन सब चीज़ों को करने में। कॉन्फ्रेंस आप लोगों को पता ही, कॉन्फ्रेंस करने में पैसा लगते हैं। तो ये होता था कि कौन मदद करेगा। तो दो इंपॉर्टेंट लोग इसमें निकल गए। आप लोग कोई लखनऊ से है? नहीं। लखनऊ में अगर आप कभी जाएंगे तो लखनऊ में जो है वो एक फेमस लैंडमार्क है बटलर पैलेस, ठीक है। ये सारा जो था ये एक बहुत बड़ी रियासत थी जिसका नाम था महमूदाबाद, ठीक है, लखनऊ से लगभग 50 किलोमीटर।
महमूदाबाद जो है वहाँ के राजा साहब के एक सेक्रेटरी थे जिनका नाम था हसन आबिद जाफरी। जाफरी साहब जो हैं वो कॉर्बेट के दोस्त थे, अच्छे बड़े लॉयर थे, कैम्ब्रिज एम्ब्रिज से पढ़े हुए थे, और उनको जानवरों में बहुत इंटरेस्ट था। उनको भी चैंपियन की तरह उनको कोई शिकार से इंटरेस्ट नहीं, कोई उनको वो नहीं था, उनको सिर्फ इंटरेस्ट था, जानवर उनको बड़े प्यारे लगते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं राजा साहब से कहूँगा कि जो है ये कॉन्फ्रेंस को स्पॉन्सर किया जाए और सारी इसकी जो भी लॉजिस्टिक्स होगी वो हम लोग कराएंगे। और मैं, क्योंकि देखिए कॉर्बेट बोले एक लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में जो है वो डीएफओ एक छोटा ऑफिसर है कंपेयर टू, अगर आप गवर्नर जनरल की बात करें और जो है वो वाइस रॉय की बात करें, गवर्नर की बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ी रियासतों के जब राजा कुछ कहते थे तो वो सीधे वाइस रॉय से बात करते थे, सीधे गवर्नर जनरल से बात करें, सीधे गवर्नर से बात करेंगे, तो उनका एक ज़्यादा पर्सनल कनेक्शन हुआ करता था। तो उन्होंने ये कहा कि महमूदाबाद के राजा और भी 2-4 यूपी के राजा मिलके हम लोग जो है वो गवर्नर और सीधे गवर्नर जनरल से बात करेंगे। तो इन लोगों ने फिर जो है वो मैंटल लिया, और जाफरी साहब ने, मैंने नेशनल आर्काइव्स में जो है वो राष्ट्रीय अभिलेखागार के बहुत सारे मैंने पन्ने खंगाले हैं, उसमें लेटर आफ्टर लेटर, खत आफ्टर खत, हर स्टेट को, पंजाब को, इधर उधर, राजा साहब को, इनको फलाना, कि हम जो है वो 1935 में लखनऊ में जो है वो ये कॉन्फ्रेंस कराना चाहते हैं, आप लोग प्लीज़ इसमें आइए और हमें जो है जानवरों के बचाने की बात करना है। और ये सब करते 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 इवेंचुअली, तो इसमें सबसे बड़ा रोल हसन आबिद जाफरी का है जिनके बारे में कोई नहीं जानता है। तो ये उन्हीं लोगों ने, और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि इस एरा की पहली वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन थी उत्तराखंड यूपी की, जिसका नाम था एसोसिएशन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ गेम इन यूनाइटेड प्रोविंसेस। ठीक है, गेम मैंने बताया आपको क्योंकि वाइल्ड लाइफ को गेम उस जमाने में कहा जाता था। और इसके जो हैं वो 3 इंपॉर्टेंट लोग थे, जिम कॉर्बेट थे इसमें, हसन आबिद जाफरी थे और बाकी पेट्रन थे, लेकिन ये 2, और आरसी मॉरिस जो कि एक बहुत अच्छे नेचुरलिस्ट थे जो नीलगिरी के जंगलों में काम करते थे, ट्री प्लांटर थे। तो इन लोगों ने बनाया, इन लोगों ने फिर इनको एक वो रूम वूम दिया गया। यहाँ पे देखिए आप, इन्होंने ये उनकी पहली मीटिंग जब तक हुई तो उसका जो है वो वाइल्ड लाइफ कोर्ट बनाई गई, उसमें प्रदर्शनी बाकायदा लगाई गई ताकि लोग आएँ, देखें, जानवरों के बारे में जानें। और ये उसकी फ़ोटो है, तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें लिखा है वो वाइल्ड लाइफ कोर्ट, और यहाँ एसोसिएशन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ गेम इन यूपी इस साइड लिखा हुआ है, और ये ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये वो कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस जो 1935 में जो है वो 28 और 29 जनवरी 1935 में हुई। कॉर्बेट हैं बीच में वो, क्योंकि उनका इंपॉर्टेंट रोल था। और इसमें मैं आपको बता नहीं सकता क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद आज भी हम देश में इस तरह की मीटिंग नहीं करा पाते हैं। आज क्या होती है कि राज्य अपने अपने पॉलिसी बनाते हैं, ये होता है, बट नेशनल लेवल पे नहीं होता है कि जो है कि सारे राज्य मिल के बैठे हैं एक जगह पे, उनके नुमाइंदे बैठे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं और बात करें। इसमें न सिर्फ भारत के हर राज्य, एज इन अंग्रेज भारत के जो है वो हर राज्य से लोग आए, बल्कि आपको पता होगा कि भारत उस जमाने में बहुत सारी हमारे पास राजसी रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट, 550 के लगभग। आपको पता होगा रजवाड़े किसी बात पे सारे अग्री नहीं करते थे, हर बात पे उनका डिसएग्रीमेंट रहता था। ये अकेला ओकेजन है जब भारत के सारे 565 रजवाड़े उस जमाने में जो थे, उनसे भी नुमाइंदे भेजे गए यहाँ पे कि उनकी रियासतों में वाइल्ड लाइफ के लिए क्या करना चाहिए। तो पहली बार कोई ट्रूली ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई, पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाती थी, लेकिन वाइल्ड लाइफ के लिए पहली कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि जो है वो, और ये सारा कुछ जो है वो यूपी की वजह से एक तरह से हुआ। सारे लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे यूपी उत्तराखंड के थे और यहाँ के थे। उत्तराखंड की तरफ से, आज जो उत्तराखंड है कुमाऊं, उसकी तरफ से, यूनाइटेड प्रोविंस की तरफ से 2 लोग नुमाइंदे भेजे गए, जिम कॉर्बेट और FW चैंपियन। ठीक है, और फिर ये इससे बहुत सारी इसमें डिस्कशन में आप पढ़ेंगे, डिबेट्स, आपको लगेगा कि 100 साल ऑलमोस्ट हो गए, 90 साल हो गए, लगेगा आपको कि आज की बात हो रही है अभी भी। इतने वही सारे इश्यूज, वही सारी बातें, वही सारे जानवर कम हो रहे हैं, कौन से जानवर कम हो रहे हैं, कैरकल को बचाना है, चीता ख़त्म हो रहा है, टाइगर जो है वो यहाँ कम हो रहा है, सब चीज़ें जो हम लोग आज करते हैं। और यही लोग जो हैं वो एक बहुत अच्छी मैगजीन भी लाए, जो कि इंडिया की पहली, आप एक तरह से कह सकते हैं, वाइल्ड लाइफ मैगजीन थी, जिसका नाम था इंडियन वाइल्ड लाइफ। उसमें 3 एडिटर थे, मेजर कॉर्बेट, RC मॉरिस और हसन आबिद जाफरी का नाम आप नीचे देखेंगे। इनके 4 साल तक ये चली, फिर 1935 में हुआ। 1939 में क्या मेजर चीज़ हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, तो इस वजह से फिर जो है वो सारा अस्त व्यस्त हो गया मामला, तो जो है फिर वो मैगजीन और बंद हो गई, लेकिन 4 साल उन्होंने चलाई। और उसी से, मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस कॉन्फ्रेंस में जो प्रोसीडिंग हुई, उसी से ये डिसाइड हुआ कि यूपी में एटलीस्ट, बाकी राज्य अपना देखते रहेंगे,
यूपी में एक जो है वो नेशनल पार्क बनाया जाएगा, और उसके लिए फ़ौरन जो है वो उसी कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन जो है वो ये मसौदा तैयार हुआ कि एक्ट का जो है वो ड्राफ्ट बनाया जाए, और उसकी वजह से यूपी नेशनल फॉरेस्ट एक्ट जो है वो बना 1935 में। 1936 में 8 अगस्त को जो है वो लागू हुआ, और उसके तहत जो है वो आपका हेली नेशनल पार्क जो है वो बनाया गया, जिसको मैंने बताया पटली दून का जंगल कहते थे, रामनगर डिवीजन में आता था उस जमाने के। और उसको बनाने वाले कौन लोग थे? एरिया डिसाइड करना, कौन सा एरिया सिलेक्ट होगा, ये वो। कुछ लोग कहते थे कि सहारनपुर में कहीं बना दीजिए, राजा जी जहाँ है उस एरिया में। कुछ लोग कहते थे मेरठ में बना दीजिए। फाइनली डिसाइड हुआ कि नहीं, जो आज कॉर्बेट का एरिया है पतली दून का उसमें बनेगा। और बनाने वाले कौन लोग थे? इंपॉर्टेंट 2 लोग थे, जिम कॉर्बेट और ई.एस. मितीज। ई.एस. मितीज जो हैं वो IFS ऑफिसर थे, और बहुत फेमस IFS ऑफिसर थे। आप लोग हो सकता है सिल्वी कल्चर पढ़ते होंगे वनवर्धन में, कभी आप लोगों ने को पढ़ाया गया स्मिदीज फार्मूला, वो एक आता है, इस तरह से उन्होंने फॉरेस्ट्री में बहुत काम किया। बहरा, अब वापस आते हैं घूम के, जो आप एक चीज़ दे सकते हैं यहाँ पे। पहले वाइट टाइगर भी यहीं पे, जब कॉर्बेट को मैंने कहा कि उन्होंने बंदूक छोड़ के चैंपियन की, उसमें जो है वो उन्होंने फोटोग्राफी शुरू कर दी, तो उन्होंने जो है वो ये देखिए, ये पहले टाइगर्स की वीडियो बनाई उन्होंने, वीडियो भी है, और उसमें से कुछ ये फोटोज ली, जिसमें पहले वाइट टाइगर्स की वाइल्ड में फोटो ली गई है, जो कि कालाढूंगी के एरिया आपके बगल में, यहाँ पे जो है वो उन्होंने ली थी वाइट टाइगर की। ये फोटो जो है ये झारखंड की है, गया के पास की। गया आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ पे ये वाइट टाइगर मारा गया था 1940 के आसपास। बहुत वाइट टाइगर वहाँ पे मारे गए थे। बहरहाल, हाँ नेक्स्ट। हाँ, तो मैं बात कर रहा था स्मिथीज की। खैर, हेली नेशनल पार्क में यदि आप ज्वालासाल जाएं तो आपको ये बड़ा क्यूरियस सा पिलर दिखेगा ज्वालासाल रेंज में, ठीक है? उस पर क्या लिखा है? दिस पिलर इज erected by the forest contractors and staff of Jolasal Range in memory of the bravery displayed by Mrs. E.S. Smithies in her hand-to-hand fight with a tiger on 30th December 1925 and in thankfulness for her deliverance from that great danger. इसका बेसिकली अर्थ हुआ लास्ट की लाइन का कि वो ये पिलर जो है वो फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स तो आपको पता ही है कि सारे ठेकेदार जो हैं वो अपने साहब को इम्प्रेस करना चाहते थे, तो उन्होंने भी कहा कि जो है भाई अब मेम साहब जो हैं वो टाइगर से बची हैं तो हमको कुछ करना चाहिए, तो इन्होंने जो है वो पिलर ये इरेक्ट किया, और वो जो है वो उसके लिखा है कि थैंकफुलनेस की, मतलब ये इस शुक्र में कि वो जो है वो बच गई। जब गया पहली बार ज्वालासाल तो मैंने वहाँ पूछा लोगों से कि ये आपको पता है क्यों है पिलर, ठीक है? फॉरेस्टर्स भी थे वहाँ पे, रेंजर साहब भी थे वहाँ पे। अब इसीलिए इंपॉर्टेंट है 2 चीज़ें। एक, हमेशा अपनी आंखें खुली रखिए जंगल में जब आप जाते हैं इतने एरियाज में। क्यों? क्योंकि टॉक में कि आपका जंगल न सिर्फ एक मतलब आप वन्य जीव हैं, वन है, नदी नाले झरने हैं, उसके अलावा बहुत आपके पास जो है वो कल्चरल हेरिटेज है, इतिहास है। इतिहास के चीज़ें गड़ी हुई हैं, बनी हुई हैं। आपके जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हैं सारे जितने भी आप लोगों के चार्ज में होंगे जब आप फील्ड में रहेंगे, तो वो सारे राष्ट्रीय धरोहर हैं। आपको एक पता हो, नेशनल मॉन्यूमेंट्स एक्ट होता है जिसके तहत है कि 75 साल से कोई भी पुरानी अच्छी बिल्डिंग जो है वो राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय मॉन्यूमेंट बन सकती है। FRI जैसे नेशनल मॉन्यूमेंट है। आपके सारे रेस्ट हाउस ऑलमोस्ट जो हैं उससे पुराने हैं। अब आप ये बताइए कि नेशनल मॉन्यूमेंट में क्या ये किया जाता है कि अरे ये पसंद नहीं आ रहा है, इसमें जाके टाइल लगा देते हैं, अरे ये ठीक नहीं लग रहा है, इसका दरवाज़ा तोड़ देते हैं, अरे ये ठीक नहीं लग रहा है, इसमें जो है वो हम ऐसी बहुत भयानक जो है लाइटिंग कर देते हैं। आप ताजमहल में जाके करेंगे कि अरे ये इसका जो है मार्बल अच्छा नहीं लग रहा है, चलो ज़रा पीला हो गया है, इसको जो है वो नया टाइल लगा देते हैं। आप नहीं करेंगे, तो लेकिन हम लोग अपने वन विभाग के रेस्ट हाउस में कर देते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप लोग फील्ड में जाएंगे, देखिए आपके जो सुपीरियर ऑफिसर्स होंगे वो आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे, अच्छा भाई ये रेस्ट हाउस तुम्हारा बड़ा ख़राब हो रखा है, या आप जो है रेस्ट हाउस की मरम्मत कराइए। मरम्मत कैसे कराना है वो ऑलमोस्ट होली डिपेंड करेगा आप पे, आपके रेंजर साहब लोगों पे मिलके। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि मरम्मत ज़रूर कराएं, मरम्मत कराना ज़रूरी है, लेकिन मरम्मत करने के चक्कर में आप जो है वो उसको बर्बाद ना कर दें। फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस का, वन विभाग के बंगलों का, एक तो मैंने कहा राष्ट्रीय धरोहर है, तो आपको ऐसे भी छेड़छाड़ उसमें स्ट्रक्चर में, उसके डिज़ाइन में नहीं करना होती है। और दूसरी बात है कि आप ये सोचिए कि उसका एक अपना, अंग्रेजी में एक शब्द होता है एस्थेटिक होती है, उसकी एक अपनी सुंदरता होती है। वो सुंदरता उसके सादेपन में है, ठीक है? आपको 5 स्टार होटल चाहिए तो आप शहर में कभी भी किसी भी 5 स्टार होटल में जा सकते हैं। जो आदमी जो है वो जो देखने भी आ रहा है जंगल में रेस्ट हाउस को, उसने
10 5 स्टार होटल देखे हुए, उसको एक और 5 स्टार होटल नहीं देखना है। उसको तो वो जंगल का सादा बंगला जिसमें जो है 100 साल से कोई बदलाव नहीं आया, जैसे मैंने वो फोटो में दिखाई, वो देखना है उसको, वो देखने के लिए आया है वो। और उसी सादगी में खूबसूरती है। हर चीज़ को जो है 5 स्टार बना देना जो है वो अक्लमंदी नहीं होती है। जिसको उस तरह की, मैं ये नहीं कहता कि किसी को कोई बुरी बात है अगर किसी को उस तरह की सादी सुविधा उतनी नहीं रास आती है, वो हमेशा आके जो है वो शहर में कहीं भी अच्छी जगह रुक सकता है और जंगल जाके घूम के वापस आ सकता है। और जिसको जो है वो फील्ड में काम करना है, जिसको जो है वो इसको पसंद है सुंदरता, वो उसकी सादी सुंदरता एंजॉय करेगा। और मैंने देखा है 99% लोग, हर कोई बड़े से बड़े, वही बात है कि रईसज़ादे, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये वो फलां ढिमका नेता वगैरह सब, जब वो आते हैं और कोई ऐसे रेस्ट हाउस देखते हैं जो एकदम सादा सिंपल है, उसको वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो बहरहाल ये बात, तो इसी तरह की ये धरोहरें हैं। आपके यहाँ कोई मेमोरियल पिलर होगा, कहीं कब्र पड़ी होगी, कहीं कुछ होगा। राजा जी से कोई कोई पोस्टेड है राजा जी के इलाके में? हाँ। कांसराव कभी गए हैं आप? कांसराव आप लोग हैं, कांसराव में राम प्यारी की कब्र देखी आप लोगों ने? हाँ। तो देखिए वो कितनी अच्छी धरोहर है हाथी की, है ना। कांसराव का रेस्ट हाउस है, उससे थोड़ी दूर पे जंगल में कब्र है, और उस पर एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, जिसको जो है अगर आप देखेंगे तो उसका डिज़ाइन ऐसा लगता है कि हाथी का, जो आपने कभी तलवा देखा है, पैर, हाथी के पैर जैसा। और उस पर लिखा हुआ है, टू द मेमोरी ऑफ मेजर स्टैनली स्किनर्स बिलवेड एलिफेंट राम प्यारी, who died at this spot on 6th August 1922 after giving him 14 years of the best shooting in this world, never to be forgotten, brave as a lion, steady as this rock। इसका बेसिकली ये अर्थ ये था, भावार्थ ये था कि जो है कि ये स्टैनली स्किनर की जो उनकी चहेती हथनी थी राम प्यारी, जो उस नदी के किनारे राऊ है वो उसके किनारे उनकी डेथ हुई, उनके लिए जो है वो उसकी मेमोरी में ये बना है, जिसने 14 साल उनको जो है साथ दिया, उसका मेजर का साथ दिया उनको शिकार कर आने में। और जब शिकार होता है तो उस आने में अगर आप हाथी भी शिकार कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी कि आपका हाथी निडर हो, क्योंकि अगर हाथी डर गया तो आपको ही पटक देगा, आप पटक के ही मर जाएंगे, पहले शेर पकड़े उससे पहले आप गिर के सर फोड़ लेंगे, या जो है वो आपका बिदक गया तो आप और चोट लग सकती है। तो वो उन्होंने वही लिखा कि ब्रेव एज अ लायन, शेर की तरह, बब्बर शेर की तरह निडर, और तब भी चाहे बाघ उनके ऊपर चार्ज कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, लेकिन स्टेडी, एकदम जो है वो स्थिर, जो है वो इस बड़े पत्थर की तरह, जैसे पत्थर स्थिर है वैसे ही वो स्थिर रहती थी। तो ये कितनी खूबसूरत चीज़ है, ये आपके पास है। तो ये बहरहाल इस पे वापस आते हुए, तो मैंने खैर क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ पुरानी किताबें, पहले तो ये देखिए होता था कि पुराने ज़माने में औरतों को जो है वो उनके नाम से, उनका अपना अस्तित्व नहीं करते थे लोग, किसी की मिसेज बना देते थे उनको। तो मिसेज ये स्मिथीज का अपना नाम था, उनका नाम था ऑलिव स्मिथीज, ठीक है। और वो बहुत अच्छी लेखिका भी थी, और उन्होंने 3 किताबें लिखी। आप में से कोई लाइब्रेरी गया है, लाइब्रेरी जाते हैं आप लोग, जाके चेक करिएगा, आपके यहाँ 5 से 10 कॉपीज रखी हुई हैं 10,000 माइल्स ऑन एलिफेंट, ऑलिव स्मिथीज की लिखी हुई, वही है ये ऑलिव स्मिथीज। और इन्होंने एक और किताब लिखी थी जो कि है टाइगर लेडी, इसमें जो है वो पूरी घटना का जिक्र है। ये वो बैठी हुई है वहाँ पे बंदूक लेके, इनके महावत हैं, महावत का नाम जो है वो आई थिंक बिशारत अली था, और हाथनी का नाम शायद पवन कली था अगर मुझे सही याद है। और जो जिस गद्दे पे बैठी हैं उसको जो है वो कटोला कहते हैं, ऑलिव स्मिथीज और ई एस स्मिथीज, और उनके जो है वो हाथी उनके जो है वो पीछे, और वो कटोला जो लिखा है, वो कटोला जो है उसको गद्दे को कहा जाता था, ठीक है। वो खटोला बेसिकली था, वो कटोला, अंग्रेजों से खा नहीं बोला था तो कटोला कर देते थे। तो यही है ये स्मिथी जिन्होंने कॉर्बेट के साथ मिलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया। ये उस दिन जिस टाइगर से ये जो है बची थी, आप अगर देख पाएँ तो यहाँ पे ये देखिए, ये मचान पे बैठी थी, टाइगर यहाँ तक चढ़ गया था और मचान फाड़ दिया था, और किसी तरह से ये बच गई थी। ये फॉरेस्ट गार्ड साहब है, उस जमाने में फॉरेस्ट गार्ड साहब लोगों की ये वर्दी हुआ करती थी। और इसमें बेसिकली शॉर्ट में ये हुआ था कि ये जो है वो जौला साल के बगल में गई शिकार करने, ये और इनके हस्बैंड, ये स्मिथी जो है वो दूसरे पेड़ पे बैठे, दूसरे पेड़ पे बैठी। टाइगर ने निकला, जब हाका हुआ तो टाइगर ने इनकी तरफ चार्ज किया, और इन्होंने जब गोली मारी उसकी तो एक गोली तो पड़ गई, लेकिन टाइगर के कंधे पे पड़ी तो वो मरा नहीं। और टाइगर ने जहाँ से गोली आई उसने देख लिया कहाँ से गोली आई, ये मचान पे चढ़े, क्या नाम है, दौड़ती हुई जो है टाइगर चढ़ा दौड़ता वो मचान के ऊपर, और जो है वो टाइगर, आप सोचिए कि वो मचान पे यहाँ बैठी हुई हैं, टाइगर नीचे चढ़ के आ गया, और वो उसका पंजा जो है वो यहाँ तक पहुँच रहा है, जो आप देख रहे हैं फटी हुई टाट है उसकी,
और इनके पास रूम नहीं है, तो ये क्या कर रही हैं कि ये जो है ये इन्होंने अपना जो बंदूक है उसका बैरल जो है वो टाइगर के मुंह में लगा दिया और फायर किया और बंदूक जाम हो गई, फायर नहीं हुई। अब टाइगर जो है वो इनको मारने के चक्कर में है, वो लिखती हैं कि वो गुस्से में दहाड़ रहा है और वो इतना पास है उनके मुंह के कि उसके मुंह से जो, क्योंकि उसको गोली लगी हुई है तो जो खून निकल रहा है उसके मुंह में, वो खून जो है इनके मुंह पे छींटे आ रहे हैं। और इनके हस्बैंड जो दूसरे पेड़ पे बैठे हैं वो अब उनकी अलग दुविधा। पहले तो देखिए ये हुआ, अच्छा हाँ, और ये हड़बड़ी में इनकी बंदूक जाम हो गई, इनकी दुविधा। अब उन्होंने देखा कि इनकी बीवी जो है वो मरने के वाली हैं। अब इनको दुविधा इनकी पहले से गड़बड़ा गए, गड़बड़ाए तो इनकी जो बंदूक की जो गोलियों का झोला था वो नीचे गिर गया। अब इनके हाथ में बंदूक और इनके हाथ में बंदूक और इनके हाथ में सिर्फ एक गोली पहले वो मार चुके थे जो टाइगर को लगी थी। अब जो है वो इनकी डबल बैरल बंदूक है, एक गोली बची है। अब इनको ये हो रहा है कि अगर मैं गोली मारूं तो ये देख रहे हैं कि इनकी बीवी और टाइगर एकदम गुत्थम गुत्था हैं, वो कभी टाइगर सामने है कभी वो है, तो इनको एंगल नहीं मिल रहा है। इनको डर ये लग रहा है मैं गोली चलाऊंगा, अगर मैं एक इन भी मिस कर गया तो मैं टाइगर को ना मार के मैं अपनी बीवी गोली मार दूंगा। तो खैर फिर उन्होंने वही बात है कि ऊपर वाले का नाम लेके इन्होंने गोली चलाई। अब गोली जो इन्होंने चलाई तो इनको समझ में नहीं आया किसको लगी गोली, क्योंकि इन्होंने बस देखा कि दोनों लोग नीचे गिरे, टाइगर भी गिरा और इनकी बीवी गिर पड़ी, ठीक है, और दोनों घास में गायब हो गए। खैर हाथी की ब्रेवरी, हाथी ने उसमें चार्ज किया इनको बचाने के लिए उनके महावत के साथ, पवन कली जो नाम था, और बिशारत अली जो इनके महावत थे। गए, ये पहुंचे तो टाइगर एक तरफ पड़ा था, मेम साहब जो हैं वो एक तरफ पड़ी हुई थी। ये ज़रूर था कि अब इन लोगों को डर लगा कि इनकी, मैंने बताया कि आपके इनके खून मुंह पे लगा हुआ था, तो इन लोगों ने सोचा कि लो इनको लग गई गोली, ये तो हो गई, मतलब इनका जो है वो मर गई। खैर इनको किस तरह से उठाए के तब देखा कि नहीं ये पानी वानी डाला गया तो ये जिंदा है। और ये भी उनकी लक थी कि अगर वो गिरी ऐसे और इधर टाइगर गिरा, यदि टाइगर इनके ऊपर गिर पड़ता तो फिर भी मर जाती वो, क्योंकि वो क्रश हो के वेट से। तो बहरहाल फिर वो जो है वो खैर बच गई, उनको निकाला गया। तो वो इस टाइगर की खाल है और वो जो है वो मचान का उनका वो है जिसको टाइगर ने फाड़ दिया था, और वो पिछली में जो आपने देखा वो उनकी हथनी है और वो जिसने उनकी जान बचाई। तो जो पिलर बनाया गया उसके बाद जो है वो इनके फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि भाई क्या क्या हो गया एकदम ये, तो उन्होंने ये पिलर बनाया। ये सब कहानियाँ ख़त्म हो गई, लेकिन ये पिलर आज भी जिंदा है, और अगर आप ढूंढें तो आपको जो उसकी असली कहानी मिल जाएगी। ऐसे आपको बहुत कहानियाँ जो हैं वो इस तरह से आपको जंगल में आपके मिल जाएंगी। खाली कहानियाँ जो है वो अंग्रेजी तक लिमिटेड नहीं है, कहानियाँ जो हैं वो हमारे हिंदुस्तानी ज़बानों में भी, उर्दू में है, हिंदी में है, बंगाली जहाँ बोलते हैं बंगाली में है, मराठी में है, सब में है। और ये क्यों मैंने ये आपकी लिखी, क्योंकि ये जो साहब थे ये जब इन्होंने ज्वाइन किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो ये आप ही लोगों के पद पे थे। इन्होंने ज्वाइन किया एज अ फॉरेस्टर, डेप्टी रेंजर उस ज़माने में एक ही होता था, और इन्होंने जो है वो ज्वाइन किया एज अ डेप्टी रेंजर। किस साल? साल था उनका 1906। 1906 क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि आपने बताया मैम इंपीरियल जो है वो फॉरेस्ट स्कूल बना 1878 में, 1906 में जो है वो बन गया इंपीरियल रेंजर्स कॉलेज, और रेंजर्स की ट्रेनिंग वहाँ होने लगी। ये जो है साहब इनका इनका नाम था खान बहादुर हकीमुद्दीन। ये जो है वो गए, बड़े इनको बचपन से शौक था कि मुझे तो भाई वन विभाग में ही जाना है। क्यों जाना है वन विभाग में? मुझे शेर का शिकार करना है। इनके बचपन से इनका ये अरमान था। क्यों? क्योंकि इनके दो दोस्तों को इन्होंने वादा कर दिया था कि मैं शेर का शिकार करूंगा, और इनके दो दोस्तों ने इनका खिल्ली उड़ा दी थी, कह रहे तुम क्या शिकार करोगे, ठीक है, तो इनको उनको गलत प्रूफ करने के लिए। तो बहरहाल इन्होंने जो है वो ज्वाइन किया। ये इन्होंने यहाँ पे पोस्टेड रहे यही सारे एरियाज में, हल्द्वानी, आपका यहाँ पे कालाडूंगी के पास चौंसला एक चौकी है, वहाँ ये 1911 पहली बार आया। पूरा वो चौकी का जिक्र करते हैं, एक पन्ने में पूरी चौकी को डिस्क्राइब करते हैं, उसके आसपास क्या माहौल है। आज भी वो चौकी वैसी ही दिखती है, और आप वो किताब लेके आप उसको पढ़ सकते हैं, और किताब लेके आप सामने देख सकते हैं कि आज भी ऐसा निकाला निकाला बहुत सब जगहों पे बहुत। और दूसरी बात क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये देखिए कि ये एक जो है वो जूनियर रैंक से राइज किया अफसर है। 1911 से इन्होंने काम शुरू किया, 47 में रिटायर हो गए, और डीएफओ के पद से रिटायर हुए ये। और इन्होंने जो है वो बहुत, क्योंकि हम लोग जितनी किताबें अधिकतर पढ़ते क्या पढ़ते हैं, हम लोग अंग्रेज़ों की आंख से देखते हैं जंगल को। डीएफओ साहब हैं, कोई भी हो, इवन चैंपियन है, कोई भी, ये लोग फॉरेस्ट ऑफिसर थे ब्रिटिश। लेकिन एक हमारा जो है वो
भारतीय जो वन सेवा में लोग थे वो कैसा महसूस करते थे, वो अंग्रेज़ों को कैसे देखते थे, उनकी ज़िंदगी कैसी होती थी, वो सब जानने के लिए बहुत अच्छी किताब है। मैं इसका तर्जुमा कर रहा हूँ, इसका अनुवाद कर रहा हूँ मैं, होपफुली अंग्रेज़ी में इसका अनुवाद कुछ दिनों में आ जाएगा। बट इसमें बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे अब एक मजाक का ही वो था, इसमें जो है वो आप लोग भी, आपके रेंजर साहब लोग होंगे, आप लोग जो हैं वो, उनसे हमेशा मैंने देखा है फॉरेस्टर्स और रेंजर ऑफिसर्स के बीच में लव हेट रिलेशनशिप रहता है, कोई चीज़ में पसंद भी आते हैं, कोई मेरे रेंजर साहब, ऐसा रहता है ना। तो इनके जो है बताते हैं कि इनके जो है ये चौंसलाई में बैठे हुए थे, तो एक जो है वो उस गाने तो शिकार का सब होता ही था, तो एक जो है वो इनके रेंजर साहब इंस्पेक्शन पे आए, ये हो रही थी सिल्वीकल्चर का काम चल रहा था, थिनिंग वगैरह का। तो ये आए भाई यहाँ पे, तो इनके साथ इनका ऑर्डरली आया, उस गाने घोड़े पे आते थे लोग, ठीक है। तो ये कहने रेंजर साहब जब आए तो हमने देखा एकदम वो जो है वो अंग्रेज़ों की तरह ड्रेस किए हुए हैं, नेकर, सो वो यहाँ पे क्या नाम है, वो लगाए हुए, सफ़ेद रुमाल, टोप पहने हुए, ऐसा ऐसा जैसे अंग्रेज़ वो करता है। तो खैर ये सब हुआ, बात हुई, ये सब चीज़ें हुई इन्होंने। उसके बाद ये रेंजर साहब जाने लगे, एक चीतल शिकार किया गया कि भाई कैंप पे कुछ, जब रेंजर साहब आए तो गोश्त होना चाहिए, मीट होना चाहिए। खैर ये गए तो इन्होंने कहा कि रेंजर साहब आगे निकले, उनके पीछे इनका ऑर्डरली जो है वो घोड़े के ऊपर जो है वो इधर टांगे हुए, एक साइड पे चीतल का सींग, दूसरे साइड पे उसकी टांग, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनको टांग चाहिए, और जो है वो किसी गो ऑन साहब को बहुत गालियाँ देता हुआ चला गया। तो इन्होंने, हकीमी साहब ने बाकी अपने जो फॉरेस्टर्स थे उनसे पूछा कि ये गोवन साहब कौन है और क्यों गालियाँ खा रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि अरे यही हमारे रेंजर साहब, और क्योंकि इन्होंने नोटिस किया, कह रहे थे कि बड़ी अजीब तरह से वो हिंदी बोलता, वो कह रहे थे, उन्होंने लिखा कि वो जब हमसे मिले तो ऐसी टूटी फूटी उर्दू बोलते थे जैसे लगता था कि अंग्रेज़ हैं कोई, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अरे ये रेंजर साहब जो हैं ये अपने आप को बहुत अंग्रेज़ समझते हैं, तो ये जब भी जो है वो कोई अंग्रेज़ अफसर अगर आसपास ना हो, जब भी जो है जूनियर ऑफिसर जो है वो रहते हैं, या ठेकेदार हैं या मजदूर हैं, फॉरेस्ट गार्ड हैं, तो उनसे ऐसे बातें करते हैं कि अरे तुम कहाँ जाने को मांगता है, हम तुम्हारे साथ जो है वो ऐसे करेगा। और जब जो है वो कहने, क्योंकि अंग्रेज़ जब जो है वो गुस्सा होता है तो डैम फूल, गो ऑन, ये सब ऐसे लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल करता है। तो क्योंकि ये भी जो इनको कॉपी करना है तो ये हर किसी को गो ऑन कहते रहते थे, तो इनका नाम जो है वो डाल दिया गया गो ऑन साहब। और तो इन्होंने, किसी ने पूछा कि क्या अंग्रेज़ों के सामने भी ऐसी हरकतें करते थे, तो कहते नहीं, यही तो मज़ेदार बात है, जैसे ही इनके सुपीरियर ऑफिसर आते थे तो फ़ौरन जो है एकदम जो है वो लिबास बदल देते। तो यहाँ पे ऊपर जाएंगे कभी, वर्किंग प्लान उठाइएगा हल्द्वानी, हल्द्वानी के में आप पढ़ेंगे, एक नाम आएगा, पुराने वर्किंग प्लान पढ़ा करिए, उसमें जो है वो पूरे पुराने फॉरेस्ट ऑफिसर्स कौन थे ये सब लोगों के नाम दिए होते हैं। एक फॉरेस्ट ऑफिसर आए, उनका नाम था टीएम कार, ठीक है। तो वो लिखा उन्होंने कि उन्हीं कार साहब का, इसमें मैंने नाम पढ़ा, इसमें भी किताब में जिक्र, वो कहते हैं कि कार साहब जो है एक दिन ये इंस्पेक्शन कर रहे थे और बेंत रखते थे, जैसे अंग्रेज़ बेंत रखते हैं, बेंत चलाते थे हर किसी पे ऐसे ऐसे। तो इन्होंने कहा कि एक दिन जो है वो कार साहब अपनी घोड़े पे आ गया बिना बताए। अब जैसे ही इन्होंने देखा कि कार साहब आ रहा है उधर से घोड़े पे, इन्होंने फौरन अपना कोट वोट फेंका इधर उधर झाड़ी में, टोपी ओपी फेंकी, बेंत को छुपाया, रुमाल को जो है कहीं पे बांधा, जैसे पेटी पे बांधते हैं वगैरह। और उससे पहले खूब जो है वो लोगों पे ये बेंत चमका रहे थे, फॉरेस्ट मजदूरों पे। और जैसे अंग्रेज कहने, अरे देखिए कार साहब आ गए हैं, तुम लोग ठीक से काम किया, और एकदम जो है वो हिंदुस्तानी हो गए पूरे। और फिर जैसे ही कार साहब वापस चले गए तो फिर अपनी जो है वो अपनी पोएट्री अंग्रेज हो गए और फिर वो करने लगे, तो उनका नाम गोवन था। तो इस तरह के बहुत, अब ये इस तरह की कहानियाँ आपको किसी अंग्रेज की किताब में नहीं मिलेंगी, क्योंकि उसने ये सब चीज़ें नहीं देखी हैं और ये कल्चर नहीं देखा है उसने। वो इसमें था, मुझे पहली बार पता चला कि एक जो है, जैसे आज हम लोग स्टैंड अप कॉमेडी आप लोग देखते होंगे, स्टैंड अप कॉमेडी कंसेप्ट समझते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी उस ज़माने में भी थी जब शिकार, हिंदुस्तानी ज़मींदारों की शिकार पार्टियाँ जाती थी, तो उसमें जो टेंट और कैंप लगता था उसमें हमेशा एक मसखरा होना चाहिए था, उसका काम ही यही था कि उसको बस लोगों को हंसाना है। तो जैसे ये लिखते हैं कि कोई थे, उनका नाम था मिस्टर गुलदुम, तो उनका काम था कि बस उनको, वो उनका था कि वो खुद नहीं हंसेंगे और वो हर किसी को हंसाते रहेंगे, और कोई उन पर फिर कोई मतलब तंज कसेगा, फिक्रा कसेगा, कोई उन पर कमेंट करेगा तो कमेंट का वो एकदम विटी रिप्लाई देंगे, इस तरह का। खैर बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए मैंने आपको इनका जिक्र किया। ये देखिए, ये पहले फॉरेस्ट गार्ड्स की ड्रेस हुआ करती थी, ये फोटो लैंसडाउन डिवीजन की है, चैंपियन की ली हुई। और ये सब ऐसी एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हुआ करती थी। आपको अगर पुरानी आप चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको बहुत पता चलेगा, ये सारी आपके यहाँ धूल खा रही हैं, वेट कर रही हैं कि आप लोग आके कभी पढ़ें उस पर धूल हटा के। ये सब ऊपर इस तरह की रिपोर्ट्स रखी हुई हैं। और नेक्स्ट ये है कि जैसे पुराने रजिस्टर्स,
आपके हर रेस्ट हाउस में, ये मैं कह कह के मतलब मैं थक गया हूँ कि मैं सबसे यही कहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि आप लोग, हमने रेस्ट हाउस की स्ट्रक्चर की बात की, उसके अंदर एक और बहुत अच्छी धरोहर होती है, वो होती है रेस्ट हाउस रजिस्टर। ज़्यादातर हमारे ख़त्म हो गए क्योंकि दीमक खा गई तो खो गए तो वगैरह, कुछ जगहों पे बचे हुए हैं, पुराने अंग्रेज़ों के ज़माने से चले जब से रेस्ट हाउस बना है। ये रेस्ट हाउस रजिस्टर जो है वो मुंडिया पानी का था। मुंडिया पानी जो है वो कॉर्बेट में नॉर्दर्न एरिया में पड़ता है, कालागढ़ में, एज इन कालागढ़ डिवीजन में। तो उसमें जो है वो ये साइन किया हुआ है FW चैंपियन का। इसको मैंने पढ़ा बाय चांस, और मैंने पढ़ा कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे नहीं पता थी। हम ये समझते हैं कि आज जो है वो जब फील्ड में स्टाफ को किसी को जो है वो चोट लग जाए, किसी के देहांत हो जाए, तो ये होता है ना कि एक कंपनसेटरी फंड होना चाहिए जिससे जो है वो उनका इंश्योरेंस होना चाहिए। हम समझते हैं इंश्योरेंस आज की चीज़ है, ये तब भी थी। यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो इस फॉरेस्ट में आए वो सिर्फ दो काम करे। एक तो आप आएँ तो आप इसको जो है वो फॉरेस्ट मतलब गंदा मत करें, ख़राब ना करें, और दूसरा, अगर आपकी मंशा हो तो कुछ पैसे एक कैनिंग बेनोवलेंट फंड में डालें। अब इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है कि वो फंड क्या है, ठीक है, लेकिन जो है वो मतलब ये लिखा था कि उनको बस खाली हेल्प करने के लिए फॉरेस्ट स्टाफ को, जो लोग मारे जाते हैं या घायल होते हैं फील्ड में काम करते हुए। और फिर मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, और मैंने फिर एक इस पे आर्टिकल लिखा था, कभी आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, कैनिंग फंड पे। FC कैनिंग नाम के एक IFS ऑफिसर हुआ करते थे, वो भी यहाँ पे काम किए हुए हैं, और उनके नाम पे जो है ये फंड बनाया गया था। और बेसिकली ये काम करता था कि सारा फॉरेस्ट स्टाफ, DFO से लेके CF से लेके फॉरेस्टर, रेंज ऑफिसर, डेप्टी रेंजर, फॉरेस्ट गार्ड, हर कोई महीने में एक दिन अपना जो है वो सैलरी का एक हिस्सा देता था इस फंड को। और जो ऐसे टूरिस्ट मतलब आते थे, शिकार करने आते थे जो लोग, वो लोग देते थे, और उससे जो पैसा जमा होता था उसको फिर यूज़ किया जाता था अगर किसी को कोई परेशानी आ रही है फील्ड स्टाफ को, तो उनको जो है फाइनेंशियल मदद करने के लिए। और इतना उस ज़माने में ये था कि उसको जब नई यूज़ में है तो उसको आइडियल नहीं रखते थे, उसको इन्वेस्ट कर देते थे ताकि पैसा बढ़ता रहे। खैर, कंजर्वेशन की जो हम लोग बात कर रहे थे, जहाँ से ये सारी कहानी शुरू हुई, तो उसके बाद फिर जो है वो आपकी यहाँ पे 70 में एक और जो बड़ा चीज़ जो उपलब्धि हुई उत्तराखंड के लिए, वो ये था कि आपको शायद पता हो, 1972 में तो वन्य प्राणी अधिनियम आया, 1973 में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताइए? प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर का लॉन्च, उसका उद्घाटन ढिकाला में हुआ। यहीं से डॉक्टर करण सिंह, कैलाश सांकला जो कि पहले प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, और 2-3 लोग थे, वहाँ पे उसको ढिकाला पे उसको लॉन्च किया था प्रोजेक्ट टाइगर को। तो इस आप देखिए कितने फर्स्ट हैं आपके स्टेट में। फर्स्ट नेशनल पार्क भी आप ही हैं, आप जो हैं वो प्रोजेक्ट टाइगर का उद्घाटन भी आप ही नहीं किया, पहला टाइगर का फोटो भी आप ही ले आए, ठीक है। तो आपने बहुत सारे काम किए हैं, आपका काम है कि उस धरोहर को आगे बढ़ाना। उसके बाद से आप लोग वाइल्ड लाइफ में तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका स्टेट जो है वो लगातार टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है इंडिया का, और ना सिर्फ कुमाऊं के जंगलों में, गढ़वाल में भी, हिल्स में भी अच्छा काम हो रहा है, लेकिन इसको बनाए रखने की जरूरत है। एक मैंने ये ऐसे ही डाल दिया था कि पुरानी चीज़ें पढ़ने से क्या होता है। ये पहला सेंसस जो था टाइगर्स का वो 1934 में हुआ था। मैं पलामू में पढ़ा बड़ा हूँ, तो कुछ हमने भी किया, एक आध चीज़ वो हमने पहला सेंसस किया था पलामू में। JW निकलसन DFO थे, उन्होंने पहला सेंसस। और दूसरा सेंसस भी, ये जो पद्धति है कि 4 साल पे सेंसस करेंगे, ये 4 साल वाला कंसेप्ट जो है वो यहाँ से शुरुआत हुई थी। फिर 1938 में सेंसस किया गया दूसरे DFO के द्वारा, CM चौधरी नाम के DFO द्वारा। तो ये उससे आया। ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये मेरे पास एक कॉर्बेट का लेटर है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे तो अब ऐसा लगता है कि भारत से टाइगर जो है वो विलुप्त हो जाएंगे, सिवाय कुछ जो है रजवाड़ों में शायद बच जाएं अगले 10 साल के अंदर। यानी कि उन्होंने कहा था, ये 47 में लिखा था इन्होंने, तो यानी कि 57 तक उनको अंदाजा था। लेकिन आप लोगों ने फील्ड में इतना काम किया सालों से कि जो है वो टाइगर न सिर्फ हैं बल्कि जो है वो वृद्धि पे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी। सेंसस टेक्निक कैसे डेवलप हुई, ये सब आप पढ़ सकते हैं, कैसे लेटेस्ट काउंटर टाइगर। ये SR चौधरी जो है वो उड़ीसा के फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उन्होंने ये पद्धति, पगमार्क पद्धति जो पहले थी, उस पर कॉन्ट्रोवर्सी रहती, वो अलग बात है, बट जो पहले पद्धति थी 1972 से लेकर 2006 तक जो चलती थी टाइगर काउंट करने की, वो कैसे डेवलप हुई, वो पलामू से आई, उससे डेवलप करके यहाँ की गई उड़ीसा में, और फिर पूरे भारत में उसको अपनाया गया। देहरादून FRI में रिसर्च उन्होंने की। देखिए आप, उस जमाने में ये SR होते, सीनियर रिसर्च ऑफिसर वाइल्ड लाइफ एजुकेशन, FRIN कॉलेज देहरादून। पुरानी चीज़ें पढ़ा करिए, किताबें पढ़ा करिए। एक बहुत ज़रूरी है, किताबें पढ़िए, और दूसरा है कि लिखिए। पहले के ज़माने में तो आपके जो है वो ड्यूटी होती थी लिखना, हर कोई को फील्ड डायरी मेंटेन करना होती थी, और फील्ड डायरी का काम ये होता था कि उनके सुपीरियर ऑफिसर उसका इंस्पेक्शन करते थे। तो आपकी फील्ड डायरेक्टरी को रेंजर साहब चेक करेंगे,
रेंजर साहब की फील्ड डायरेक्टरी को डीएफओ साहब चेक करेंगे, डीएफओ साहब की इंस्पेक्शन डायरी टूर डायरी को जो है वो सीए साहब चेक करेंगे, और उसमें आप सब खाका रहता था, क्या किया मैंने दिन में, क्या जानवर देखा, ये किया वो किया, ये जगह गया वगैरह वगैरह। और वो बहुत अच्छा रिकॉर्ड होता है कि अगर आप बाद में चल के या सर्विस के दौरान ही कुछ लिखना चाहते हैं, लिखें ज़रूर, लिखना चाहते हैं तो जो है वो फिर बहुत अच्छा, वो आपके पास एक पूरा रिकॉर्ड रहता है कि आपने कब क्या किया था, कि आपके साथ क्या घटना घटी थी, रिमाइंडर के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पुरानी आप देखेंगे तो पुरानी आपको फ़ोटोज़ मिलेंगी। एक और आप लोग, वो उत्तराखंड में है, आप लोग जिस भी भाषा में पढ़ना, किताबों का भंडार है, अंग्रेज़ी में है, आपकी लाइब्रेरी में बहुत सारी रखी हुई है, हिंदी में बहुत अच्छे राइटर्स हैं, और जो उत्तराखंड में ख़ासतौर पर जिन्होंने लिखा है, आप अगर एक नाम है रामेश बेदी, ठीक है, उनको नोट करिए। रामेश बेदी ने बहुत किताबें लिखी हैं वो इस एरिया पे। जो आप लोगों ने कभी किसी ने बेदी ब्रदर्स का नाम सुना है, कैमरा फिल्म वाले, उनके पिताजी, ठीक है, उन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं। एक यहाँ पे आचार्य हुआ करते थे हरिद्वार में, उनका नाम था श्रीनिधि सिद्धांत अलंकार, आई डोंट नो किसी ने अगर आपका नाम सुना हो। उन्होंने 5 किताबें लिखी हैं, सूखे सुनसान नालों में, शिवालिक की घाटियों में, मालिनी के वनों में, मचान पे 49 दिन, और एक आध कोई है। वो आपको पूरा राजा जी का लैंडस्केप देगी और पूरी राजा जी के जंगलों के बारे में बताएगी 1920 से लेके 1970 तक। एक और राइटर हैं वहीं के बेस, विराज, उन्होंने 6-7 किताबें लिखी हैं, वो भी राजा जी और कॉर्बेट और ये सब के एरिया पे है। हिंदी में आप जो भाषा में सहज जाओ, इंग्लिश में आप सहज जाते हैं इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में है आप हिंदी में पढ़िए, पढ़िए ज़रूर। आपका एक मज़ा आता है, वो तो अलग बात है, आपका दिमाग खुलता है और आप अपने आसपास के जंगल को नई नज़र से देखने लगते हैं। अभी तक तो है हाँ, जंगल है ठीक, आप पढ़ते हैं जब उसके बारे में इतिहास, आप एक उसका अटैचमेंट डेवलप होता है तो आप उसको नई नज़र से आप उसको देखने लगते हैं, और फिर आपका काम से रुचि बढ़ती है, काम में और दिलचस्पी आती है जब आपको अटैचमेंट होने लगता है किसी लैंडस्केप से। जैसे एक श्रीनिधि जी की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है उसमें, अब मुझे उन रेंजर साहब का मैं नहीं कर पाऊँ, बट एक जो है वो आज राजा जी जो है उसकी एक पहाड़ी पे, आई थिंक मुढाल या कहाँ पे, एक मठ है। वो मठ जो है वो एक रेंजर साहब थे जो कि उन्होंने एक टाइग्रस को मार दिया था, और जब वो बॉडी पे गए तो उन्होंने पाया कि वो बच्चे जो है वो उसके दूध पी रहे हैं उससे मरी बॉडी से, और उसको देख के उनको इतना जो है वो ग्लानि हुई, इतनी गिल्ट हुई उनको, वो साधु बन गए वहाँ पे, और वो जो है जानवरों की सेवा में उन्होंने वो कर दी। वन विभाग से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया रेंज ऑफिसर के पोस्ट से, अकेले वहीं रहने लगे जहाँ पे उन्होंने उस टाइगर को मार दिया था, वहीं पे अपनी एक कुटिया बनाई और जो है ज़िंदगी भर वहीं रहे, और जानवरों की सुरक्षा करते रहते थे, उनके लिए पानी का जुगाड़ करना, उनको शिकारियों से बचाना, ये सारी चीज़ें। और फिर जो वहीं पे उन्होंने समाधि ली, और वहीं पे उनका एक छोटा सा मंदिर आज भी है। तो इस तरह की ये कहानी आपको नहीं पता चलती, लेकिन आप सोचिए आपके वन विभाग से ऐसे लोग भी निकले। तो इस तरह से इसलिए पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बाकी अब जो लास्ट के 20-30 साल है उस पर मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा। नेक्स्ट मैम, जैसे ये सब फोटो, ये पहली इंडिया के चीताज की फोटोज, आप चीता चीता न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं, एशियाटिक चीता जो भारत में थे उनकी जो है ये पहली तस्वीर है, 1895 की ली गई। ये पहला इंसिडेंट है रेलवे एक्सीडेंट का। राजा जी में आपके रेलवे एक्सीडेंट होते रहते हैं, कई बार इधर भी होते रहते हैं। तो ये पहला एक्सीडेंट है 1858 में, साहिबगंज और मिर्ज़ापुर के बीच में। रेलवे लाइन नई नई खुली थी, 3-4 साल हुए थे, और हाथियों से वो हो गया था। ये फोटो मैंने इसलिए दी थी पिछली वाली कि जो है वो जस्ट अब देखिए कि अंग्रेज कितना एक्यूरेट डिपिक्शन करते थे। आप देखिए कौन कौन से जानवर हैं इसमें, अगर आप देख पाए, जंगली सुअरों का खाका हो रहा है, यहाँ पे एक लोमड़ी भाग रही है, यहाँ पे कुछ जो है वो तीतर बैठे हैं, ऊपर जो है वो मस्टर्ड हो रही है, दूर पे पीछे नीलगायें हैं। जो जो ग्रासलैंड में पाए जाते हैं जानवर सबका चित्रण है। वो भी देखिए रेलवेज पे इस तरह के पहले वो बनते थे कार्टून की, टाइगर जो है वो भाग रहे हैं। एक और कार्टून था वो इसमें नहीं है, बट वो उसमें टाइगर जो है वो स्टेशन पे आ गया है और लोग जो हैं वो छतों पे इधर उधर भाग रहे हैं। ये वो किताबें हैं जैसे मैं जिनकी बात कर रहा था, उनकी इसलिए आपको अभी भी मिल सकती हैं क्योंकि ये रीप्रिंट में है, तो आप जो है वो खरीद सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 350-400 रुपये की हार्ड बैग्स आती हैं। ये देखिए कॉर्बेट में प्रोजेक्ट टाइगर का लॉन्च हो रहा है, आप नीचे पढ़ सकते हैं। अजीत प्रसाद फॉरेस्ट मिनिस्टर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, करण सिंह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शेर सिंह एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, के एल लाहिरी आईजी फॉरेस्ट, कैलाश सांसला डायरेक्टर प्रोजेक्ट टाइगर। इनमें से सिर्फ एक इंसान अभी भी जिंदा है जो है डॉक्टर करण सिंह। उन्होंने रिसेंटली अपनी 93rd बर्थडे मनाई है। ये ओरिजिनल एक कंपैरिजन था 2018 तक का सेंसस है इसमें, कि कैसे कैसे आपके नंबर्स बढ़े हैं। तो देखिए आप, हमारे तरफ तो बहुत डिक्लाइन हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उस जमाने में 240 के आसपास बाघ मानते थे। अब आपके खाली उत्तराखंड में आपने जो है ऑलमोस्ट 400 पहुंचा दिए हैं।
ये जैसे ऐसे ही था कि टाइगर कैसे टाइगर्स में चेंज आया है, तो आप देखिए कि उत्तराखंड में अभी भी आपके यहाँ टाइगर्स वैसे के वैसे मौजूद है। ये डेंसिटी मैप है। ईस्ट में देखिए टाइगर गायब हो गए हैं, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ हमारे इलाकों में, बाकी सब जगहों पे टाइगर्स हैं। ये उस ज़माने के हमारे ट्रैकर्स, हम बहुत बार करते हैं, अंग्रेज़ों के रिकॉर्ड पढ़ते हैं और वो करते हैं अरे भाई बहुत दिलेर आदमी थे, शिकार कर लिया ये वो। बहुत सारे अंग्रेज जो शिकार करते तो कुछ नहीं करते थे, खाली हाथी पे बैठ के जो है वो बंदूक चलाते थे। असली काम ये लोग करते थे, ट्रैकर्स, जो गांव के लोग होते थे, हाका कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अपनी जान खतरे में जा रहे हैं, तो ये वो लोग होते थे, तो इनको ये लोग नेटिव शिकारीज कहते थे। ये लोग महाराष्ट्र की है, ये हमारे झारखंड की है। ये सब फोटो है ट्रैकर्स की, जिनको आप वन मजदूर कहते हैं। यहाँ पे आपके फॉरेस्ट गार्ड के साथ जो रहते हैं, उनकी 1895 की उड़ीसा की वन मजदूरों की फोटो है। ऐसी में जंगल में बहुत कहानियाँ हैं। जैसे ये कहानी है छत्तीसगढ़ में जो है एक जंगल है जो कि एक आदिवासी ट्रैकर की याद में बनाया गया है, मैकू गोंड नाम का। 1949 में उनको रेंज ऑफिसर साहब ने जो है वो यहाँ पे मारा था। ये कोटा जो है वो आपका कोटा नहीं है, ये वहाँ छत्तीसगढ़ का कोटा है, उत्तराखंड वाला नहीं। ऐसे ये जो ये है, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक एल्बर्ट मेडल होता था ब्रेवरी का, जैसे आज हम लोग जो है वो अलग अलग ब्रेवरी के अवार्ड होते हैं। एल्बर्ट मेडल पूरे दुनिया में इंडिया से सिर्फ 2 लोगों को मिला था आज तक। एक को मिला था जो आज मतलब वो पाकिस्तान में चले गए, पाकिस्तान के एरिया में थे, पंजाब में। और दूसरे जो थे वो ये अपने फॉरेस्ट वॉचर थे। इन्होंने अपने डीएफओ साहब एचएस जॉर्ज को जो है वो टाइगर के अटैक से बचाया था। खुद बहुत घायल हो गए थे, लेकिन डीएफओ साहब को बचा लिया था किसी तरह से। तो इनको जो है वो क्वीन ने सीधे जो है वो एल्बर्ट मेडल जो है वो दिया था ब्रेवरी के लिए। ये घटना है महाराष्ट्र की, आज जो महाराष्ट्र है, उस ज़माने में सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार कहलाता था। और ये जो हैं क्या नाम है उनके, ये तो खैर चले गए इनके, लेकिन इनके पुरखे जो हैं उनके पास आज भी वो मेडल गांव में रहते हैं, कुटिया में। मैं गया हूँ उनके घर पे। ये 1924 की घटना है, आप नीचे देख रहे हैं। तो ये तो बहुत साल पहले चले गए। उनकी वो ब्रेसलेट उनका जिसपे वो पूरा एनग्रेव्ड है क्वीन का दिया हुआ मेडल, और वो सब आज भी वो उनकी कुटिया में रखा हुआ है। बिल्कुल जंगल के अंदर उनका घर है आज भी। तो इस तरह से बहुत कहानियाँ। ये मैं जो आपको कह रहा था कि रेलवे लाइन पे वो टाइगर आ गया, और ये तो यही सब बातें मुझे आपसे करना थी। बहुत देर मैंने आप लोगों को आई थिंक दिमाग आप लोगों का खाया है, खून चूसा है, लेकिन आई होप आप लोग जो हैं उनको कुछ इंटरेस्ट आया होगा, है ना। और आप आई होप कि अब आप लोग अगर वापस ज्वाइन करेंगे अपनी ड्यूटी, तो जो है वो मेरे जो 3 चीज़ें हैं कि भाई फॉरेस्ट के रेस्ट हाउसों का ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट रजिस्टर का ध्यान रखिएगा, और जो है वो ऐसी अपनी आंखें खुली रखिए इन सब चीज़ों के, जो हिस्ट्री के छोटे छोटे टुकड़े आपके जंगलों में हर तरफ फैले हुए हैं। और पढ़िए, किताबें पढ़िए और लिखिए।